Okay, good morning all of you. I'm audible. Good morning all. Happy to participate on this. बाकी किधर है? रिस्पॉन्स करेंगे बेटा एक बार जल्दी से. वॉइस क्लियर है? स्क्रीन दिखाई दे रहा सभी को? ओके, दिशा, पल्लवी, आभा, वेदांती, कल्याणी, मोनाली, मानव, कस्तूरी, नितिशा, डिम्पल. ओके, गुड मॉर्निंग ऑल. चलो तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बेटा. जैसे कि कुछ कॉन्सेप्ट हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी के लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किए थे. अगेन आज हम वो सारे पार्ट को यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे. तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे जैसे कि बहुत सारे एनिमेशन के साथ आप लोगों के पास आया हूँ मैं आज. तो पहली चीज तो बेटा यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट में बताया था, ये हमारा tiny.cc एक्सचेंज न्यू बायोलॉजी ये लिंक है जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैंने आप लोगों को बता दिया हूँ. इस लिंक पे बेटा ऑल लेटेस्ट अपडेट, सारा प्लेलिस्ट चाहे वीडियो हो या फिर बुक्स पीडीएफ जो है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है, जैसे लिंक पे क्लिक करोगे आप लोगों को इस तरह से इंटरफेरेंस आपको दिखाई देगा. तो 12th का हमारा प्लेलिस्ट है. ओके, यहाँ पे आप 11th की इस तरह से प्लेलिस्ट पे भी क्लिक कर सकते हो. ये 11th का हमारा प्लेलिस्ट है. जो भी लेटेस्ट अपडेट है चाहे पीडीएफ हो या फिर वीडियो हो, आपको सारी चीजें यहाँ से अवेलेबल हो जाएगी. अब ये सारा आपको अवेलेबल जो होगा ये इस लिंक पे तो क्लिक कर सकते हो. साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पे जहाँ पे आपको सारे लेटेस्ट अपडेट दिखाई देते हैं. टेलीग्राम ऐप आप आपके मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए. इंस्टॉल करते ही बेटा हमारे जो टेलीग्राम का जो ग्रुप है जहाँ पे लेटेस्ट अपडेट हमेशा अपडेट होते हैं, ये टेलीग्राम चैनल का बेटा लिंक है. ठीक है, जो कि डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा. इस लिंक पर आप लोग क्लिक कर सकते हो. इस लिंक पे जैसे क्लिक करोगे बेटा तो आपको टेलीग्राम डायरेक्टली आप ज्वाइन कर पाओगे. ये हमारे चैनल का कुछ इस तरह से इंटरफेरेंस. जो लोग है ऑलरेडी ज्वाइन उन्हें पता है, वो लोग नहीं है ज्वाइन वो लोग ये सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे. ओके, साथ ही साथ बेटा चैनल को आप लोग तो सब्सक्राइब कर ही लिए. बहुत से न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो हमारे डिफरेंट टाइप के जो भी सोशल मीडिया नेटवर्क है जहाँ पे सारे अपडेट्स मिलते हैं. सबसे मेन हमारा यूट्यूब है. यूट्यूब के साथ टेलीग्राम तो आप ज्वाइन कर ही लिए हो. ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम पे बेटा आज का जो लेक्चर का जो एनिमेशन है वो मैंने अपलोड कर दिया हूँ. इंस्टाग्राम पे जाके आप देख सकते हो. अनअकैडमी पे स्पेशल लेक्चर चल रहा है बेटा, पब्लिकली पब्लिश नहीं हुआ है. ओके, सारी चीज नीट बायोलॉजी ऑनलाइन या एक्सचेंज आइनोस के नाम पे ही आपको सारा कुछ मिलेगा. ओके, तो चलो हम लोग आज का जो लेक्चर है लेक्चर 3 हमारा बायोटेक्नोलॉजी का वो हम स्टार्ट करेंगे. जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो स्टडी किए थे सर डीएनए को के साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट किया जाता है क्या तेजस्विनी क्वेश्चन. बेटा जिसके भी जो क्वेश्चन है सारे मैं आपको बाद में क्लियर करवाता हूँ. ओके, गुड मॉर्निंग अनुष्का, लेट हो गया कि बेटा आज आप. ओके, सारा चीज बेटा आपको थोड़ी देर के बाद बताता हूँ. सबसे पहले देखिए जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था क्या चीज रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो कैसे बनाया जाता है और कैसे क्लोनिंग होती है. तो थोड़ा सा एनिमेशन से समझते हैं बेटा. पहले देखिए बेटा ये एक डीएनए है. इस डीएनए में हमको जैसे सपोज डिजायरेबल जीन को कट करना है तो विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने कट किए. ये प्लाज्मिड है जो कि एक वेक्टर की तरह रोल प्ले करता है. ओके, इसको भी हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से कट किए. फाइनली कट करने के बाद यहाँ पे हम लोग जो है क्या करेंगे बेटा, वेक्टर के साथ जो डिजायरेबल जीन है उसे इंसर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम. ओके, और लाइगेज एंजाइम के साथ जैसे इंसर्ट करेंगे तो इस तरह से बेटा जो वेक्टर कंटेनिंग जो डीएनए है मींस ये कहलाएगा क्या चीज, रिकॉम्बिनेंट डीएनए. ये मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हूँ कि ये कैसे यहाँ पे एक्चुअल प्रोसेस होता है. बट बेटा आज हम यहाँ पे ये जानेंगे कि ये जो प्रोसेस यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, क्या चीज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है. रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाने का ये जो प्रोसीजर है ऐसे ही नहीं हो जाता है. ओके, तो यहाँ पे ये जो हमें फाइनली जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जो क्रिएट करना है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्रिएट करने के लिए यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है वो हमें समझना है कि एक्चुअली कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं. ओके, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को प्रोड्यूस करने के लिए बेटा कुछ टूल्स का रिक्वायरमेंट होता है जैसे कि लास्ट टाइम बताया था मैंने. जल्दी से सभी लोग चैट में एक बार रिस्पॉन्स करेंगे कौन कौन से ऐसे टूल्स थे बेटा, जल्दी से बताएंगे. टूल्स में क्या क्या होता है बेटा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक्स में हम जो यूज करते हैं. जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करेंगे सभी लोग. वेरी गुड रुतिका. बाकी लोग रुतिका आंसर. और क्या था बेटा टूल्स में बताएंगे जल्दी से. बाकी लोग जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करेंगे. पूनम, वेदांती, कस्तूरी, अनिकेत, आर्यन आंसर, आयुष आंसर. वेरी गुड आयुष. शुभम अगेन, वेदांती, अनिकेत. ओके गुड. ओके चलो वेरी गुड. मैक्सिमम स्टूडेंट के आंसर मिल गए. गुड साहिल, मयूरी, अनिकेत. ओके हाँ बेटा. तो बेटा ये जो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए यहाँ पे हम लोग जो यूज कर रहे हैं, वेरी गुड. हमारा होस्ट ऑर्गेनिज्म किसी ने नहीं बताया, आपने बताया. तो यहाँ पे बेटा रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाने के लिए जो टेक्निक्स यूज होती है उस टेक्निक को कहते हैं क्या चीज बेटा, जेनेटिक इंजीनियरिंग. तो इस टेक्निक में हमने क्या है विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डिजायरेबल सेगमेंट को हमने क्या किया बेटा, कट कर दिए. कट करने के बाद बेटा ये वेक्टर में भी हमको कट करना पड़ेगा ताकि स्टिक एंड क्रिएट कर पाए. और स्टिक एंड क्रिएट करने के बाद लाइगेज एंजाइम की हेल्प से हमने फाइनली यहाँ पे जो है वो क्या किया बेटा, ज्वाइन करवा दिया हमने. ओके, अब यहाँ पे जैसे ज्वाइन हुआ तो अब देखिए बेटा यहाँ पे सबसे पहले
ठीक है, हमें ये जानना है कि होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या होता है। होस्ट मतलब क्या होता है बेटा? होस्ट मींस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस कराएंगे, वो क्या कहलाता है? होस्ट कहलाता है। ठीक है, अब ये जो डीएनए है, इस डीएनए से हमको जो भी सेगमेंट चाहिए उसको हमने कट किए, वो हमारा डिजायरेबल सेगमेंट कहलाएगा। डिजायरेबल सेगमेंट मतलब हमको जो भी क्या कह सकते हैं, हम जो प्रोडक्ट चाहिए उस प्रोडक्ट को एक्सप्रेस करने वाला जो सेगमेंट है डीएनए का, वो हम लिए। इसको लेने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? मॉलिक्यूलर सीजर की हेल्प करना पड़ेगा, जिसे की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, फाइनली उस सेगमेंट को कट कर सकते हैं। इसके बाद बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें चाहिए, वेक्टर। प्लाज्मिड हो सकता है। आज हम वेक्टर क्या होते हैं बेटा, वेक्टर के बारे में भी हम स्टडी करने वाले हैं आज स्पेशली सबसे पहले क्लोनिंग वेक्टर को हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। तो वेक्टर की हेल्प से बेटा, वेक्टर एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो क्या करता है बेटा, वेक्टर ही ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है इसको होस्ट के इनसाइड में इंट्रोड्यूस कराना है। तो ये इंट्रोडक्शन जो है इस वेक्टर की हेल्प से ही होगा। ओके, चलो किसी का कुछ क्वेश्चन आया है? व्हाट इज कॉस्मेट? कॉस्मेट में बेटा आयुष वेक्टर ही होता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट इसमें आते हैं। तो देखिए बेटा, अभी यहाँ पे क्लोनिंग वेक्टर क्या है सबसे पहले ये हम समझते हैं। क्लोनिंग वेक्टर मींस ये एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसे हम व्हीकल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? व्हीकल। व्हीकल मींस क्या होता है बेटा? जो एक डीएनए मॉलिक्यूल ही है जो क्या कर सकता है बेटा, एक फॉरेन डीएनए को या फॉरेन डीएनए सेगमेंट को क्या कर सकता है बेटा, होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस कर सकता है। अब वेक्टर कौन कौन से हो सकते हैं बेटा? आयुष आपका जो क्वेश्चन था, प्लाज्मिड हो सकता है, बैक्टीरियोफेज हो सकता है, कॉस्मिड, प्लाज्मिड, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और ट्रांसपोसोम्स या वायरसेस। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले प्लाज्मिड क्या होता है ये हम समझेंगे। तो प्लाज्मिड की हम बात करें बेटा, तो एक से स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल हम कह सकते हैं, या फिर डीएनए मॉलिक्यूल जो प्रोकैरियोटिक सेल के इनसाइड में देखने को मिलेगा। ये इसमें कैपेसिटी होती है बेटा, ये इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन कर सकता है। और मोस्ट कॉमनली ये जो फाउंड होता है बेटा, कहाँ पे? स्पेशली बैक्टीरिया में डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल के फॉर्म में बेटा प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। अब बैक्टीरियोफेज क्या है ये हम समझ लेते हैं। बैक्टीरियोफेज तो बेटा हम जानते हैं, लास्ट लेक्चर में भी स्टडी किए हैं। एक वायरस है जो क्या करता है बेटा, इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को। ओके, मींस इसे हम क्या कह सकते हैं, बैक्टीरियोफेज को क्या है, बैक्टीरिया ईटर, बैक्टीरिया को खाने वाला वायरस। और ये क्या करता है बेटा, बैक्टीरियल सेल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और ऑल बैक्टीरियोफेज जो है बेटा, यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड इसमें प्रेजेंट होता है। और यही न्यूक्लिक एसिड जो है बेटा, ये क्या करता है बेटा, डायरेक्टली किसी भी होस्ट सेल में ट्रांसफर होता है। न्यूक्लिक एसिड के सराउंडेड जो होता है, क्या होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया है। ओके, हाँ बेटा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो है वो प्लाज्मिड होता है। ओके, तो ये हो गया क्या चीज बेटा, क्या बताया मैंने आप लोगों को, वेक्टर जो है क्या होता है ये बताया मैंने। और वेक्टर के साथ ही साथ यहाँ पे मैंने आप लोगों को वेक्टर के अलावा यहाँ पे कैसे उसका ट्रांसफर होगा और फाइनली कैसे यहाँ पे एक सेल में ये ट्रांसफर करता है एक जेनेटिक मटेरियल को, ये हम देख रहे हैं। चलो हम आगे और भी कंटिन्यू करते हैं। ट्रांसपोजोन क्या होता है ये हम समझ लेते हैं। ट्रांसपोजोन भी बेटा एक वेक्टर की तरह रोल प्ले करता है, जैसे डीएनए का छोटा सा टुकड़ा हम कह सकते हैं, जिसका रोल क्या है बेटा, एक मोबाइल एलिमेंट हम इसे कह सकते हैं। मोबाइल एलिमेंट मींस ये कैपेबल होता है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल हम कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो इस स्लाइड में जो भी बताया, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है बारबरा मैकलिंटॉक, जो कि आपको यहाँ पे नीचे साइड दिखाई दे रहा है बेटा। इन्होंने मेज के जो प्लांट है उसमें सबसे पहले 1951 में डिस्कवर किया ट्रांसपोजोन को। इसे जंपिंग जीन भी कहते हैं या फिर मोबाइल जीन भी, या मोबाइल एलिमेंट। मोबाइल एलिमेंट मतलब जैसे ये डीएनए है, डीएनए में बेटा कंप्लीट डीएनए ट्रांसफर नहीं होता है। डीएनए में एक स्पेशल सेगमेंट होता है बेटा, ये कैपेबल होता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने के लिए। तो डीएनए का वो टुकड़ा या वो एलिमेंट जो बेटा कैरी कर सकता है या फिर यहाँ से इसको उठा के दूसरे सेल में ट्रांसफर कर सकते हैं, वो कहलाता है ट्रांसपोजोन। क्या कहलाता है बेटा, ट्रांसपोजन। कंप्लीट डीएनए सेगमेंट जो है वो ट्रांसफर नहीं होगा, डीएनए का स्मॉल सेगमेंट ही ट्रांसफर होता है, क्या कहलाएगा, ट्रांसपोजन। यहाँ तक के बेटा सभी लोगों का क्लियर है क्या? एक बार रिस्पांस करेंगे जल्दी जल्दी सभी लोग, जल्दी से बेटा रिस्पांस करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत सारे पार्ट समझना है अभी हम लोगों को। फुलवाल, यस सर, गॉट इट। साहिल, डिंपल, मृणाली, तेजस्वी, रजनिया, मानव, साहिल, टीसा, ओके बेटा। चलो तो आगे बढ़ते हैं बेटा। चलो मैक्सिमम स्टूडेंट जो सभी को क्लियर है आज का पार्ट, ठीक है। किसी के डाउट है तो आप पूछ सकते हैं बेटा, चांस मिलेगा आपको। यदि रेज हैंड करते हो तो विद द हेल्प ऑफ वॉइस आप पूछ सकते हो, अदरवाइज आप चैट में रिस्पांस कर सकते हो। ट्रांसपोजोन्स और प्रियोन्स बोथ आर द डिफरेंट। प्रियोन्स जो बेटा वायरस है और ट्रांसपोजोन्स जंपिंग जीन, एक मोबाइल एलिमेंट प्लस। क्लियर हुआ बेटा? ट्रांसपोजोन्स और प्रियोन्स दोनों भी डिफरेंट है। ट्रांसपोजोन्स एक जेनेटिक एलिमेंट्स है बेटा, प्रियोन्स एक वायरल रिलेटेड पार्टिकल्स है जो डिसीज कॉज करने के लिए रिस्पांसिबल होता है। ओके क्लास, 69 पार्टिसिपेंट दिखाई दे रहे हैं मुझे आज, बाकी किधर है? चलो जनरली जितने लोग डेली प्रेजेंट होते हैं आज अवेलेबल है। ओके बेटा, मजा आ रहा है पढ़ने में? चलो तो आज से आप लोगों का जो स्लीपिंग का प्रॉब्लम आ रहा था बेटा, ऐसा लग रहा था कि सिर्फ हम सुन रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। यहाँ पे आप लोगों को सारी चीजें विद हेल्प ऑफ एनिमेशंस जो है, हैंड एनिमेशंस के साथ आज डेटा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बेटा। हैंड एनिमेशन के अलावा डिफरेंट टाइप के एनिमेशंस भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। वेक्टर में बी एंड प्रियॉन्स, यस और नो? साहिल, वेक्टर, वेक्टर जो है बेटा वायरस हो सकता है,
रियॉन्स नहीं हो सकता, ठीक है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इस पे आते हैं बेटा हम लोग। तो अब यहाँ पे बेटा क्लोनिंग वेक्टर जो कि हमारा एनसीईआरटी क्या कह रहा है वो हम समझ लेते हैं। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बेटा क्लोनिंग वेक्टर को हम देखें तो प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज जो बेटा इनमें एबिलिटी होती है कि ये बैक्टीरियल सेल के इनसाइड में इंडिपेंडेंटली बेटा क्या है रेप्लिकेट कर सकते हैं और उसके क्रोमोसोमल डीएनए को भी क्या कर सकता है बेटा कंट्रोल कर सकता है। अब बैक्टीरियोफेज की हम बात करें बेटा तो एक सेल में इसके नंबर्स जो है बहुत हाई होते हैं। ओके जस्ट मिनट, नेटवर्क का इशू है बेटा। बेटा आवाज आ रहा है कि मेरा सभी लोगों को? हेलो, ऑडिबल क्लियरली? ओके ठीक है, चलो तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो क्लोनिंग वेक्टर के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। क्या बता रहा था बेटा मैं, क्लोनिंग वेक्टर जो है ये प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज जो है ये हो सकते हैं जिसमें बैक्टीरियल सेल के इनसाइड में इंडिपेंडेंट रेप्लिकेट करने का कैपेसिटी होता है। ओके अब प्लाज्मिड के कंपैरिजन में बेटा बैक्टीरियोफेज को यदि हम देखें तो बैक्टीरियोफेज के नंबर जो है हाई होते हैं, हाई नंबर जो पर सेल में हाई होते हैं, ठीक है। और हाई नंबर होने के साथ ही साथ बेटा बैक्टीरियल सेल में भी क्या मैक्सिमम फास्टली क्या है ये मल्टीप्लाई भी कर सकता है। ओके अब मल्टीप्लाई जो कर रहा है तो कुछ प्लाज्मिड जो बेटा यदि हम देखें तो ये इसकी भले एक या दो कॉपी है पर सेल में, ठीक है, बट ये अपनी कॉपी को मल्टीप्लाई करके बढ़ा भी सकता है या फिर कुछ ऐसे होते हैं जिसमें 15 से 100 कॉपीज जो है पर सेल देखने को मिलेगा। ओके हाँ बेटा बीच में थोड़ा सा वॉइस का प्रॉब्लम आया होगा, नेटवर्क का मेरे पास से इशू आया था, अभी क्लियर हो गया होगा। अभी वॉइस क्लियर है क्या सभी लोग एक बार रिस्पांस करेंगे? और ये वाला स्लाइड क्लियर हुआ है बेटा सभी लोग? पहले ये रिस्पांस करो, क्लोनिंग वेक्टर का जो स्लाइड आप लोगों को दिखाई दे रहा है, क्योंकि बेटा जो स्लाइड जब डाउट है उसी टाइम पे आप लोग पूछ लेना, ज्यादा बेटर रहेगा। ओके वेरी गुड, जिसे जहां पे भी जो डाउट आ रहे हैं वो डायरेक्टली आप लोग क्लियर करते चलेंगे बेटा, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है, ताकि आपके वहीं पे सारे डाउट्स जो है क्लियर हो जाए, ठीक है। किसी के कुछ क्वेश्चन है यदि यहाँ तक के तो आप क्वेश्चंस कर सकते हो, अदरवाइज हम फिर कंटिन्यू करेंगे। जल्दी से एक बार देख लेंगे बेटा जिसके जो भी डाउट्स है, जो क्वेरीज है, जो क्वेश्चंस है, एक बार देख लेंगे, जल्दी से पूछेंगे सर जीनोमिक डीएनए का कॉपी नहीं होगा क्या? बेटा जीनोमिक डीएनए भी कॉपी होता है, हम लोग यहाँ पे वेक्टर पढ़ रहे हैं। वेक्टर मीन्स क्या होता है, एक क्या कह सकते हैं हम कैरियर, या फिर वेक्टर को हम किस तरह से समझ सकते हैं बेटा, वेक्टर मीन्स एक ऐसा मॉलिक्यूल जो एक स्पेशल जीनोमिक डीएनए को या स्पेशल सेगमेंट उस डीएनए को, ठीक है, उस सेगमेंट को उठा करके क्या कर सकता है वो ट्रांसफर कर सकता है होस्ट सेल में, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम फिलहाल जो स्टडी कर रहे हैं किस चीज का कर रहे हैं बेटा, वेक्टर का, मींस वेक्टर का रोल क्या है वो हम समझ रहे हैं अभी यहाँ पर। क्लियर हुआ बेटा ईश्वरी? टूलवेल का क्वेश्चन है सर मुझे प्लांट का एक्सपेरिमेंट में एग्जैक्टली क्या, मेज प्लांट में एग्जैक्टली क्या किया था? टूलवेल बेटा मेज प्लांट जो है उसमें जो बारबरा मैक्लिंटॉक है उन्होंने क्या किया, उस जीन को वहां से आइसोलेट किया, ठीक है, मींस जीन्स नहीं, पहले तो कंप्लीट डीएनए सेगमेंट को लिए और डीएनए को लेने के बाद उनके अलग अलग पार्ट्स को ट्रांसफर करा के देखे। जब फाइनली अलग अलग पार्ट्स को जब उन्होंने वहां पे ट्रांसफर कराए तो ट्रांसफर कराने के बाद उन्होंने ये देखे कि इसमें ऐसा कौन सा पार्ट है जो कैरी कर रहा है या फिर ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो फाइनली जब उन्हें पता चला कि जो मेज प्लांट है उसमें कंप्लीट डीएनए का एक सेगमेंट जिसमें कुछ स्पेशल ऐसे जीन होते हैं जिसमें कैपेसिटी होती है जो क्या कर सकते हैं ट्रांसफर होने का कैपेसिटी होता है, ऐसा वहां पे उन्होंने रिसर्च किया। नेहा हाँ बेटा कोरोना वायरस भी क्लोनिंग वेक्टर की तरह काम कर सकता है, क्यों? क्योंकि देखिए पहली चीज तो उसको क्लोनिंग वेक्टर की तरह हम कह सकते हैं, बट उसमें कुछ जीन ऐसे जो हार्मफुल भी है तो हम उसका यूज क्लोनिंग वेक्टर की तरह नहीं कर रहे हैं। आगे आएगा बेटा वायरस के से रिलेटेड भी हम पढ़ने वाले, ठीक है। ये सारी चीजें आज की सिचुएशन को लेकर के आपको बहुत सारी चीजें समझेगी। चलो आगे देखते हैं बेटा, देखिए यहाँ पे ये हमारा वेक्टर है पीवीआर 322, ठीक है। ये बेटा यहाँ पे यदि हम देखें तो इसमें क्या है, ये एबल होता है किस चीज में, एलियन पीस ऑफ डीएनए को हम लोग क्या करेंगे इसमें लिंक कराएंगे, इसमें या तो बैक्टीरिया या प्लाज्मिड, और ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं बेटा, ठीक है, मल्टीप्लाई होने का इसमें कैपेसिटी होता है। मींस यदि हम यहाँ पर देखें तो पहली चीज तो ये वाले पार्ट पे आपको फोकस करना है, ठीक है। कौन सा वाला पार्ट बेटा, ये यहाँ पे जो बताया मैंने, यहाँ पे हमने क्या देखे कि यदि हम लोग एलियन पीस ऑफ डीएनए मींस जैसे कि सपोज ये जो है ये एक वेक्टर हो गया और इधर साइड जो है ये एक डीएनए हो गया। अब यहाँ पे हमको क्या करना बेटा, इस डीएनए का इतना सेगमेंट को हमने क्या किया, कट कर लिए। कट करने के बाद बेटा हमने इसको बाहर निकाल लिया, ऐसे निकालने के बाद बेटा यहाँ पे ये जो वेक्टर है इसको भी हमको कट करना पड़ेगा। कट करने के बाद फाइनली हम क्या कर सकते हैं बेटा, ये जो हमारे पास ये जो डीएनए है इसको हम लोग यहाँ पे इस तरह से ज्वाइन करा देंगे। तो यहाँ पे देखो वी आर एबल टू लिंक, ये क्या दिया इसने, लिंक, लिंक एलियन पीस ऑफ डीएनए, एलियन मतलब फॉरेन डीएनए, फॉरेन डीएनए को हम लिंक कर सकते हैं किसके साथ, एक तो बैक्टीरियोफेज के साथ और साथ ही साथ प्लाज्मिड डीएनए के साथ। जब लिंक कराए और लिंक कराने के बाद हम होस्ट सेल में जब इसे इंट्रोड्यूस कराएंगे
तो इंट्रोड्यूस कराने के बाद बेटा ये अपने नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकता है, मींस इक्वल टू द कॉपी ऑफ नंबर ऑफ प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज। मतलब जितने नंबर ऑफ कॉपीज हम प्लाज्मिड की है, जितने नंबर ऑफ कॉपीज हम बैक्टीरियोफेज की हम लोग एक सेल में ले सकते हैं, उतने ही नंबर ऑफ कॉपीज जो बेटा हम इस एलियन पीस ऑफ डीएनए की भी हम ले सकते हैं। मतलब हमको यदि इतना सेगमेंट जो है ये इंसुलिन का प्रोडक्शन कर रहा है इतने बड़े डीएनए में से, ओके क्या बताया मैंने, अगेन देखो ध्यान से समझना। यदि डीएनए आपके पास ये इतना लेंथी डीएनए है, ओके ये इतना लेंथी जो डीएनए है, यदि हम देखें तो इतने बड़े डीएनए में भी हम जानते हैं कि इस डीएनए में सिर्फ इतना ही पोर्शन ऐसा है जो इंसुलिन का प्रोडक्शन कर रहा है। तो बाकी डीएनए कोई काम का हुआ क्या हमारे लिए? नहीं हुआ। जब बाकी डीएनए काम का नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ओनली इतना ही सेगमेंट जो है डीएनए का उसको हमने कट कर लिए। कट करने के बाद हमने क्या किया बेटा, इस प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस करा दिया। कौन सा प्लाज्मिड बेटे? PBr322, ठीक है, P फॉर प्लाज्मिड, B फॉर बॉलीवर, R फॉर रोड्रिग्यूज, साइंटिस्ट का नाम है बेटा, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था इसलिए उनके नाम पे इसको PBr322 बोला। PBr322 बेटा ये आर्टिफिशियल वेक्टर है बेटा जो हमारे साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। ओके क्या होता है आगे के लेक्चर में आपको क्लियर हो जाएगा। ओके तो यहाँ पे देखिए अब ये जो वेक्टर जो हमारा बना, तो इस वेक्टर को बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से, ठीक है, कट किए, लिंक किए हम लोगों ने, इजीली हम लिंक कर सकते हैं बेटा फॉरेन डीएनए को। और फाइनली बेटा हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा हमारे पास जो सेगमेंट मिला वो रिकॉम्बिनेंट है और कौन सा सेगमेंट हमें जो मिला जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है। रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट हम वहां पे आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। ओके अब रिकॉम्बिनेंट मतलब क्या हो गया बेटा, रिकॉम्बिनेंट मतलब जहां पे प्लाज्मिड और प्लाज्मिड के साथ ही साथ हमारा जो डिजायरेबल डीएनए, कौन सा, ये एलियन पीस ऑफ डीएनए, ये एलियन पीस ऑफ डीएनए जो ये वहां पे प्रेजेंट है, तो वो वाला जो है क्या कहलाएगा बेटा, रिकॉम्बिनेंट। और जिसमें एलियन पीस ऑफ डीएनए नहीं है वो क्या कहलाएगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट। इसी के लिए बेटा दो टर्म यूज होने वाले हैं, रिकॉम्बिनेंट को ट्रांसफॉर्मेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, रिकॉम्बिनेंट को ट्रांसफॉर्मेंट, आपको ये याद रखना है, ट्रांसफॉर्मेंट वर्ड भी आ सकता है और रिकॉम्बिनेंट भी आ सकता है, तो ये दोनों टर्म आप लोग याद रखोगे। रिकॉम्बिनेंट और ट्रांसफॉर्मेंट सेम टर्म है, फॉरेन डीएनए या फिर एलियन डीएनए दोनों भी सिमिलर टर्म रहेंगे। बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड बोथ आर दी वेक्टर। नॉन रिकॉम्बिनेंट को हम क्या बोलेंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। कंसेप्ट क्लियर रहेंगे, टर्मिनोलॉजी क्लियर होगी तो सारा पार्ट आपका अच्छी तरह से क्लियर होगा। यहाँ तक कि क्लियर है कि एक बार रिस्पॉन्स करेंगे तो हम आगे फिर नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, एक एक स्लाइड उसी टाइम पे क्लियर करते रहोगे ज्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। कस्तूरी, आभा, सुप्रिया, पूनम, शुभम, रुतिका, क्लियर है। बाकी लोग बेटा नेहा, पूर्वल, कलश, ओके ऑल क्लियर, ठीक है बेटा। चलो बेटा आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप आपके हैंड रेज कर सकते हो या फिर आप चैट में भी रिस्पॉन्स कर सकते हो, ठीक है, वहां पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको आ रहे होंगे, ठीक है, हैंड रेज से रिलेटेड। चलो तो आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो बेटा अब हम लोग यहाँ पे जो स्टडी करेंगे, जस्ट हमने यहाँ पे जो स्टडी किए थे, कौन सा वाला पार्ट स्टडी किए थे, ये वाला, ठीक है। हाँ तो अभी हम लोग बेटा यहाँ पे जो भी क्लोनिंग वेक्टर हम लोग यूज कर रहे हैं, ओके, तो इसके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं बेटा जो रिक्वायर्ड होते हैं किस चीज के लिए बेटा, जो क्लोनिंग को फैसिलिटेट करेगा। ओके क्या बता रहा हूं मैं, अभी यहाँ पे ऐसे कौन से कैरेक्टर होना चाहिए या कौन से फीचर्स होना चाहिए जिस एक वेक्टर में, जिसकी वजह से हम उस वेक्टर को क्लोनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो उस वेक्टर को क्लोनिंग के लिए हम यूज कर पाए, ठीक है, तो उस वेक्टर को क्लोनिंग के लिए हम कब यूज कर पाएंगे बेटा, तो उसमें ऐसे जो फीचर्स जो हमें चाहिए, चलो यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट। जैसे कि सपोज बेटा यहाँ पे ये हमारा ये जो है ये हो गया एक क्लोनिंग वेक्टर, क्या हो गया बेटा ये क्लोनिंग वेक्टर। तो इस क्लोनिंग वेक्टर के पास बेटा यदि हम इस तरह से यदि हम इसे ड्रॉ करें तो ये जो क्लोनिंग वेक्टर है, तो इस क्लोनिंग वेक्टर में बेटा स्पेशल टाइप की साइट होती है। स्पेशल साइट मींस यहाँ पे एक स्पेशल साइट है जिसको ORI बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ORIC कहते हैं जिसे। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बेटा एक ऐसा पॉइंट या फिर एक ऐसा सीक्वेंस हम कह सकते हैं प्लाज्मिड का जो रेप्लिकेशन के लिए जरूरी होता है। क्या बताया बेटा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक ऐसा सीक्वेंस जो क्या चीज बेटा, जो रेप्लिकेशन के लिए इसेंशियल होता है, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पे हमें जो जो चीजें रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे आप लोग जैसे कि ये जो देख रहे हो क्या चीज बेटा, ये एक प्लाज्मिड, इस प्लाज्मिड में आपको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन दिखाई दे रहा है, ओके। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ ही साथ बेटा यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो हमें जो भी इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स जो चाहिए, ठीक है, वॉइस का ब्रेक हुआ क्या बेटा, वॉइस क्लियर आ रहा है क्या, ओके हाँ ठीक है। तो देखिए हमें बेटा जो फीचर्स रिक्वायरमेंट है क्या क्या चीज, एक तो उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मींस क्या बताया मैंने, एक ऐसा पॉइंट जहां पे क्या चीज, यदि मान लो ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन उस वेक्टर के पास प्रेजेंट नहीं होगा तो बेटा प्लाज्मिड मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा,
जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक नोट्स दिया, उसको बोला रख लो, बट क्लास में भी डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? जेरोक्स करना पड़ेगा। ओके, अब जेरोक्स कितनी चाहिए? जितने मेंबर्स आपके, जितने स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके क्लास में प्रेजेंट है, ओके, उतने आप वहां पे उसकी कॉपी करोगे। ठीक है, तो बेटा एज इट इज यहाँ पे बेटा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बेटा ये कंट्रोल करता है, किस चीज को कंट्रोल कर रहा है, कितना कॉपी चाहिए। ठीक है, और डीएनए में रेप्लिकेशन करना है या फिर नहीं करना है, उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी के साथ साथ बेटा यहाँ पे जस्ट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है, देखो यहाँ पे एक व्हाइट डॉट दिख रहा है, इसके जस्ट बाजू में एक और यहाँ पे स्पेशल सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, जिसे कहते हैं बेटा रोप, ROP। रोप जो होता है बेटा, ये प्लाज्मिड का एक ऐसा सीक्वेंस जो एक्चुअली प्लाज्मिड को कितने कॉपी करना है उसकी कंट्रोलिंग जो रहेगी वो रहती है किसके पास बेटा? रोप के पास। ठीक है, रोप जो है क्या कर रहा है बेटा? प्लाज्मिड कितने नंबर ऑफ कॉपीज करेगा उसकी कंट्रोलिंग जो है बेटा रोप के पास रहेंगी। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा सिलेक्टेबल मार्कर। ठीक है, एक वेक्टर जिसको हम क्लोनिंग के लिए यूज कर रहे हैं, उसके लिए बेटा ये कुछ फीचर्स जो है रिक्वायर्ड होते हैं, जो कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। अब ये जो फीचर्स जो रिक्वायर्ड है वेक्टर की क्लोनिंग के लिए, तो उस फीचर्स में पहले तो उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की जगह होनी चाहिए, मतलब एक ऐसी जगह जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। यदि मान लो बेटा उस वेक्टर में से ये वाला जीन को हम निकाल देना, तो वो वेक्टर हमारे कोई भी काम का नहीं है, वो बेकार है, उसको हम यूज ही नहीं कर सकते। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट बेटा सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर क्यों जरूरी है बेटा? सिलेक्टेबल मार्कर बेटा सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर्स है क्लोनिंग वेक्टर का। और सिलेक्टेबल मार्कर के टर्म में बेटा हम लोग यहाँ पे दो टाइप के जीन का यूज करते हैं, एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन होता है और एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन होता है। बेटा ये दोनों भी जीन जो है इसका यूज हम लोग सिलेक्टेबल मार्कर की तरह करेंगे। क्यों बेटा? यदि मीडियम में टेट्रासाइक्लिन यदि प्रेजेंट है, ठीक है, जिससे क्या है TETR से रिप्रेजेंट किया बेटा, आप देखिए आपके एनसीईआरटी में वहां पे TETR ऐसा दिया हुआ है और AMP दिया हुआ है। ओके, तो TETR एंड AMP जो है यदि आप देखोगे तो वहां पे ये एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस है, मतलब TETR मतलब एक ऐसा सीक्वेंस जो बैक्टीरिया को टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। क्या कर रहा है बेटा? टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। यदि हमने उस जीन को, जैसे कि अब टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंस कहां पे मिल रहा है? यहाँ पर मिल रहा है सपोज, और एम्पिसिलिन से रेजिस्टेंस कहां मिल रहा है? यहाँ पर। मैं उल्टा बता रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ समझने के लिए। तो अब जैसे कि सपोज यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन यहाँ पे प्रेजेंट है, और यदि ये एक बैक्टीरिया है, ये जो आप देख रहे हो ये एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया के पास ये एक प्लाज्मिड है, और इस प्लाज्मिड के पास एक जीन है जो टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंस है, और इस बैक्टीरिया का सपोज आपको इन्फेक्शन हुआ है, और आप इस बैक्टीरिया को मारने के लिए टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक बेटा, इस एंटीबायोटिक का यूज कर रहे हैं, तो मुझे आंसर बताएंगे आप लोग, क्या वो बैक्टीरिया का डेथ होगा या नहीं होगा? चलो आपको वॉइस भी आपको परमिट कर देता हूँ, जब चांस मिलेगा आप खुद से विद द हेल्प ऑफ वॉइस आंसर कर सकते हो। ठीक है, कल्याणी आंसर नो, मानव अनुभव ईश्वरी कलश नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा? आपको बात करना है वॉइस में, तो आप हैंड रेज करेंगे फिर आंसर करेंगे, डायरेक्ट यदि आंसर दोगे तो सही नहीं रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा हमारा ऑडियो क्वालिटी खराब हो जाता है फिर, और बाकी जो लोग हमारे यूट्यूब से भी लेक्चर देखते हैं उनको प्रॉब्लम आता है। वेरी गुड बेटा, चलो मैक्सिमम स्टूडेंट आयुष, डिंपल, गौरव, अनिकेत, आयुष सभी के बेटा आंसर मिले हैं। ओके, वेरी गुड। क्यों बेटा? क्योंकि बेटा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन उसके पास प्रेजेंट है, और जब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन उसके पास प्रेजेंट है और टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक का उस बैक्टीरिया को ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो बेटा वो रेजिस्टेंस है, उसको कुछ नहीं होने वाला। तो इस बेटा ये जो रेजिस्टेंस जीन है इसका यूज हम सिलेक्टेबल मार्कर की तरह करते हैं। अब ये कैसे करेंगे? ठीक है, ये कैसे करेंगे? तो यहाँ पे बेटा यदि हमने यदि एक जो वेक्टर सिलेक्ट किए हैं, उस वेक्टर के पास दो हम लोगों ने जीन इंट्रोड्यूस करा है। देखो बेटा नॉर्मली जो इकोलाई बैक्टीरिया होता है वो किसी भी टाइप की एंटीबायोटिक से रेजिस्ट नहीं होगा, तो हम लोगों ने यहाँ पे जो PBR322 जो हम लोगों ने यहाँ पे मॉडिफाई किए हैं, ठीक है, ये जो है बेटा एक मॉडिफाइड प्लाज्मिड है जिसमें हम लोगों ने दो टाइप के जीन को इंट्रोड्यूस करा है, एक तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन और दूसरा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, जिसका रोल क्या है बेटा? एक सिलेक्टेबल मार्कर, मतलब हमारे को कौन सा बैक्टीरिया, मतलब हमारा जो रिकॉम्बिनेंट है या फिर नहीं है उसको पहचानने के लिए हम एक मार्कर की तरह यूज कर रहे हैं इसे, इसलिए इसे क्या कहते हैं बेटा? सिलेक्टेबल मार्कर। ठीक है, याद रखना, मतलब ये म्यूटेंट इकोलाई रहेगा जिसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट होंगे। ओके, अब इतना सारा जो मैंने बताया आप लोगों को, ठीक है, उसके बाद लास्ट अगेन एक और पॉइंट यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा वाला बेटा? क्लोनिंग साइट। मींस यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सिलेक्टेबल मार्कर एंड क्लोनिंग साइट, और उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे वेक्टर जिसका हम क्लोनिंग जीन करेंगे किसमें? प्लांट और एनिमल में। तो फाइनली बेटा इतने कंसेप्ट को समझने के बाद हम लोग जितना भी स्टडी किए, इस समय आपसे भी ये याद रखो कि एक यदि हम वेक्टर को सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, फॉर द क्लोनिंग, तो हमें बेटा उसके लिए तीन चीज चाहिए।
तीन चीज हमारे को जो चाहिए एक वेक्टर के लिए, तो उसमें पहली चीज तो उसके पास जो होना चाहिए, क्या चीज बेटा, इसके पास होना चाहिए ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन। सेकंड थिंग उसके पास चाहिए बेटा एक रेस्ट्रिक्शन साइट, ठीक है, क्या चाहिए, रेस्ट्रिक्शन साइट। और थर्ड इंपॉर्टेंट कैटेगरी जो उसके पास चाहिए वो चाहिए सिलेक्टेबल मार्कर। मींस इस तरह से बेटा ये हम लोग जब सिलेक्ट कर रहे हैं तो ऐसे हमारे पास तीन जो है इंपॉर्टेंट पैरामीटर उस क्लोनिंग वेक्टर में रहने चाहिए, तब जाके बेटा हम कहेंगे कि ये वेक्टर हमारे लिए आइडियल है और इसका हम क्लोनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। यदि उसके पास ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन नहीं है, तो यदि हमने उसके साथ में हमने डिजायरेबल डीएनए को इंट्रोड्यूस करा भी दिए और फिर फाइनली होस्ट सेल में हमने इंट्रोड्यूस कराए, तो क्या होगा बेटा, वो कॉपी ही नहीं बनेगी और उसकी प्रोजेनी में भी वो ट्रांसफर नहीं होगा, तो फिर हमें वो जो प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला। इसलिए एक आइडियल वेक्टर में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो वाला पार्ट हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। ओके, क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक के? चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग, आगे कंटिन्यू करते हैं इसी पार्ट को। जितना भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसमें देखिए बेटा, सबसे पहले ठीक है ये वाला जो पार्ट ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन, जैसे मैंने बताया एक ऐसा सीक्वेंस जहां से क्या हो रहा है बेटा, रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है। एनी पीस ऑफ डीएनए जिसको हम लोग लिंक करा सकते हैं उस सीक्वेंस के साथ, और सीक्वेंस के साथ लिंक कराने के बाद वो क्या है बेटा, होस्ट में रेप्लिकेट हो सकता है। और ये सीक्वेंस बेटा क्या चीज, कॉपी ऑफ नंबर्स कंट्रोल करेगा, किस चीज के बेटा, लिंक डीएनए के। बेटा आपको देखो अनम्यूट दिया हूं मैंने, तो आप लोग अपनी मर्जी से फिर क्या करते हो, एडवेट, आर्यन, कौशिक, क्यों बेटा क्या प्रॉब्लम है आपको? अनम्यूट दिया तो आप कभी भी अनम्यूट कर दोगे, क्यों आर्यन म्यूट करो, फिर एक्सक्यूज दोगे, आपकी वजह से बाकी लोगों को प्रॉब्लम आता है। कलर्स क्या हुआ बेटा, फिर मैं ऐसे में चांस नहीं देता हूँ, इसमें कई बार कई लोगों का प्रॉब्लम रहता है तो फिर चैटिंग में क्वेश्चनिंग सही तरह से नहीं हो पाती है। अब मैं परमानेंट म्यूट कर रहा हूँ आप लोगों को। जिसे क्वेश्चन पूछना है हैंड रेज करेंगे, परमिशन लेंगे, उसके बाद ही फिर आपको क्वेश्चन पूछने का चांस मिलेगा। ओके, तो देखो बेटा इतना सारा जो पार्ट बताया मैंने आपको, उसमें मैंने अब ये हम एनसीईआरटी वाले डेटा पे आ गए अभी। ओके, और हमारा एनसीईआरटी क्या कह रहा है अभी, तो हमारे एनसीईआरटी में बेटा देखिए जो हम स्टडी कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जो समझ रहे हैं, क्या देख रहे हैं बेटा, कि पहली चीज तो ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन क्या है, मतलब एक ऐसा सीक्वेंस जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सकता है और साथ ही साथ बेटा क्या चीज, जो लिंक डीएनए है उसके नंबर को भी क्या है, कंट्रोल कर सकता है, कितने नंबर ऑफ कॉपीज जो है वहां पे होने वाली है। ओके, चलो नेक्स्ट इसमें आते हैं अभी हम लोग। तो यहाँ पे बेटा सेकंड आता है हमारे लिए सिलेक्टेबल मार्कर, जैसे हम लोगों ने स्टडी किए। तो सिलेक्टेबल मार्कर जो है बेटा ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन के अलावा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है बेटा, जो जीन को आइडेंटिफाई कर सकता है, ट्रांसफॉर्मेंट कौन सा हुआ है और कौन सा नहीं, उसको एलिमिनेट कर सकता है, ठीक है, और फाइनली सिर्फ जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसकी ग्रोथ को ही परमिट करेगा, ऐसा सिलेक्टेबल मार्कर का कैरेक्टर होता है। और ट्रांसफॉर्मेशन मींस क्या बेटा, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम स्मॉल पीस ऑफ डीएनए को एक होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है बेटा, ठीक है, दोनों में डिफरेंट है, याद रखोगे। नॉर्मली बेटा जो जीन इनकोड कर रहे हैं रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक्स, वो एम्पिसिलिन हो सकता है बेटा, क्लोरामफेनिकॉल हो सकता है, टेट्रासाइक्लिन हो सकता है, कैनामाइसिन हो सकता है। ये बेटा इसको हम लोग बेटा कंसीडर किया है हमारे साइंस ने एक यूजफुल सिलेक्टेबल मार्कर की तरह, जो नॉर्मली इकोलाई में हम यूज कर रहे हैं। नॉर्मल इकोलाई में बेटा किसी भी टाइप का रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नॉर्मल इकोलाई बैक्टीरिया में किसी भी टाइप का रेजिस्टेंस हमको नहीं मिलने वाला है। बट यदि हम लोगों ने उसको म्यूटेंट कर दिए तो वो म्यूटेंट में बेटा ये हम इस तरह से जो एंटीबायोटिक आपको जो दिखाई दे रही है, इन एंटीबायोटिक से हम रेजिस्टेंस ले सकते हैं। ओके, ठीक है, तो दो पार्ट आपको समझ में आ गया बेटा, क्लियर हो गया, क्योंकि ये पार्ट क्लियर होगा तभी आपको आगे का और अच्छे से समझेगा। ठीक है, मैं कुछ टर्मिनोलॉजी आप लोगों से रिस्पॉन्स ले रहा हूँ, आप लोग बताएंगे। ठीक है, पहली चीज तो बेटा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है, ठीक है, हैंड रेज करेंगे और जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, ठीक है। ओके आयुष, लो अनम्यूट करो बेटा आयुष, फिर उसके बाद कस्तूरी, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है बेटा? It is the site for replication through which initiation of replication takes place. It controls the copy of the genetic material which is linked with the which is linked with the plasmid or the vector. It resembles वो रिसेंबल करता है कि टारगेट डीएनए की कॉपी कितनी नंबर में बढ़ सकती है। वेरी गुड, ओके कस्तूरी अपने पास से अनम्यूट कर लो बेटा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। हाँ बोलो बेटा, बोलो, हाँ बोलो बोलो। ठीक है बेटा, तीन लोगों के हैंड रेज है, अनम्यूट करो, आंसर दो। बाकी मैक्सिमम स्टूडेंट के आंसर बेटा मुझे चैट में मिले हैं, गौरव, अनुष्का, साहिल, प्रगति, कलश, सुप्रिया, पूनम, कल्याणी, मयूरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, सिलेक्टेबल मार्कर क्या होता है, क्यों कहेंगे हम इसे सिलेक्टेबल मार्कर, क्या करता है ये? आभा, कस्तूरी। सर
सिलेक्टिव मार्कर आइडेंटिफाई और एलिमिनेट करता है जो नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, और फिर जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसकी ग्रोथ को परमिट करता है। ओके गुड। पूनम बेटा आंसर करेंगे बेटा, रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट में क्या डिफरेंस है? हाँ वेदांती, रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट में क्या डिफरेंस है बताइए बेटा। ओके वेरी गुड शुभम, सुप्रिया, वेदांती, अनुष्का, मृणाली। चलो कंटिन्यू करते हैं। तो बेटा देखिए यहाँ पे आप लोगों को जो पार्ट याद रखना है आगे के टर्म को समझने के लिए, जिसमें रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट मीन्स क्या होता है बेटा? रिकॉम्बिनेंट मीन्स ट्रांसफॉर्मेंट हम इसे कह सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेंट मीन्स जिसमें प्लाज्मिड के साथ ही साथ डिजायरेबल डीएनए दोनों का मिक्सिंग होता है, उसको हम क्या कहेंगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और जिसमें मिक्स नहीं हुआ वो नॉन रिकॉम्बिनेंट कहलाएगा। तो बेटा अब क्वेश्चन ये है कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट है और कौन सा रिकॉम्बिनेंट नहीं है। ओके, तो ये हमको पहचानना है। तो वो हम पहचानेंगे किसकी हेल्प से बेटा? सिलेक्टेबल मार्कर की हेल्प से। क्योंकि बेटा हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने डीएनए को आइसोलेट किए और एक्सट्रैक्ट कर लिए। आइसोलेट और एक्सट्रैक्ट करने के बाद फाइनली बेटा हम लोगों ने जब उसे सुइटेबल वेक्टर के साथ जब लाइगेटेड कर दिए, और लाइगेटेड करने के बाद अब एक होस्ट में जब हमने इसको इंट्रोड्यूस करा दिए, और इंट्रोड्यूस कराने के बाद फाइनली बेटा जो प्रोडक्ट हमें चाहिए था वो प्रोडक्ट हमको मिला ही नहीं। तो इतनी मेहनत हमारा और इतना सारा एक्सपेरिमेंट, इतने सारे केमिकल सारे वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, जो पर्पस था हमारा वो क्लियर ही नहीं हो पाएगा। तो बेटा उसी के लिए हम लोगों को क्या है बेटा, सबसे पहले सिलेक्टेबल मार्कर यूज करना पड़ेगा। सिलेक्टेबल मार्कर्स की हेल्प से हम चेक कर पाएंगे कि हमारा जो डीएनए है वो प्रॉपर्ली बना है या नहीं बना, मतलब ये जो है ये रिकॉम्बिनेंट हुआ है या फिर रिकॉम्बिनेंट नहीं हुआ है, इसको हमको आइडेंटिफाई करना है। तो उसके लिए सिलेक्टेबल मार्कर का यूज करना पड़ेगा। ओके चलो तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। इसी तरह से हम लोग, तो यहाँ पे बेटा जो फीचर्स हम लोग जो देख रहे हैं, ठीक है, जो क्लोनिंग वेक्टर के लिए जो रिक्वायर्ड होते हैं, जिसमें एक तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ये बहुत जरूरी है, सिलेक्टेबल मार्कर जरूरी है, और साथ ही साथ क्लोनिंग साइट। जैसे कि बेटा ये जो डायग्राम है इसमें आप देख रहे हो, तो इस डायग्राम में बेटा पहली चीज तो यहाँ पे आप लोग जो देख रहे हो, क्या चीज? पहली चीज तो यहाँ पे आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और दूसरा रोप। रोप जो है यदि हम देखें तो ये रेगुलेट नंबर ऑफ प्लाज्मिड हम कह सकते हैं, जो क्या कर रहा है बेटा, प्लाज्मिड के नंबर को रेगुलेट कर रहा है। फिर उसके बाद सिलेक्टेबल मार्कर है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। बेटा ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कौन सा साइड में क्या है। ओरी कहाँ होता है? ओआरआई। ओआरआई के बाद फिर आपका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस किधर है? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस किधर है? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस के पास बेटा दो साइट है, ये रेस्ट्रिक्शन साइट है, ठीक है, पीवीयू फर्स्ट और पीएसटी1। और यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीनस के पास भी दो रेस्ट्रिक्शन साइट है बेटा, ये जो है ये रेस्ट्रिक्शन साइट है, जिसमें से एक बाम H1 है और दूसरा है बेटा क्या चीज? साल1। ओके, इसी के साथ साथ बेटा ये वाला जो है ये भी क्या है? इको R1, जिसमें क्ला1 और हिंट थर्ड ये भी रेस्ट्रिक्शन साइट है बेटा। ये एंजाइम नहीं होंगे, ये तो हम लोगों ने इको R1 जो हमने स्टडी किया है और हिंट थर्ड जो स्टडी किया हम लोगों ने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के टर्म में स्टडी की है। बट यहाँ पे ये जो क्लोनिंग वेक्टर जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसके लिए यहाँ पे जो जितना भी जो डेटा को बताया वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? रेस्ट्रिक्शन साइट को। ठीक है, तो सिलेक्टेबल मार्कर का जो रोल है वो क्या है बेटा? ये ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को आइडेंटिफाई करने में, पहचानने में हेल्प करता है। ठीक है, मींस यदि सिलेक्टेबल मार्कर यदि वहां पे प्रेजेंट है तो ओनली वही सेल सर्वाइव करेगा जिसके पास सिलेक्टेबल मार्कर है। जब हम एक सिलेक्टिव कंडीशन जब देते हैं तो सिलेक्टिव कंडीशन में बेटा वही सेल सर्वाइव करेगी जिसके पास क्या बेटा? सिलेक्टेबल मार्कर। ये याद रखना है जो वर्ड मैंने बताया, थोड़ी देर के बाद आप इसका मीनिंग समझेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा? एंटीबायोटिक जीन का हम यूज करते हैं। ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेंट में हम लोग क्या करेंगे? एक ऐसे बैक्टीरिया जो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया है उसको हमको सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कराना है, तो उसके लिए हम लोग सिलेक्टेबल मार्कर की हेल्प से आइडेंटिफाई करके फाइनली हम इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि PBR 322 देख रहे हैं, P मींस रिप्रेजेंट करता है प्लाज्मिड को, B बॉलीवर साइंटिस्ट का नाम है, और R रोड्रिग्यूस। ये 322 इसका नंबर ऑफ स्ट्रेन है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये डेटा हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिया है, आप लोग याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अब हम देखेंगे क्लोनिंग साइट क्या होती है। दो चीज हम लोगों ने स्टडी कर ली है। पहली चीज तो हम लोगों ने क्या है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और सेकंड हम लोगों ने जो स्टडी की है क्या चीज बेटा? सिलेक्टेबल मार्कर। बट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट जो हमें स्टडी करना है वो क्या चीज है बेटा? क्लोनिंग साइट। अभी क्लोनिंग साइट का क्या रोल है और कैसे यहाँ पे फाइनली इस जगह पे हम लोग डिजायरेबल सेगमेंट को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। मतलब क्लोनिंग साइट एक ऐसी जगह, ठीक है, ये इतना बड़ा जो प्लाज्मिड है कहीं पर भी हम लोग क्या कर रहे हैं? डिजायरेबल जीन को इंट्रोड्यूस नहीं कराएंगे बेटा। एक स्पेशल जगह होती है, उसी जगह पर हम क्या करने वाले हैं? जैसे ये जगह होंगी या फिर ये जगह,
इस जगह पर ही हम लोग हमारा जो डिजायरेबल सेगमेंट ऑफ डीएनए है उसको हम इंट्रोड्यूस कराएंगे, बाकी हर जगह पर नहीं कराएंगे। तो वो कहलाती है क्लोनिंग साइट। ओके, कलर्स का आंसर है सर वो डायग्राम एक बार समझाइए। बेटा वो डायग्राम और रिपीट होने वाला है, क्लियर हो जाएगा। उस डायग्राम में मैंने सिर्फ आपको जो बताया, जैसे कि PBR 322 है, इसके पास एक जीन यहाँ प्रेजेंट है जिसे ORIC कहते हैं, ठीक है, जो रेप्लिकेशन की कंट्रोलिंग उसके हाथ में है। इधर साइड जो जीन प्रेजेंट है वो ROP रोप है। उसके बाद रोप के बाद बेटा यहाँ पे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है और इधर साइड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है। अब एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन जो है इसके पास 2 टाइप की साइट है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन जो है इसके पास भी क्या बेटा 2 टाइप की साइट है। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन जो है बेटा यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो एक तो PST1 है, ये याद रखना है आपको, और इसी के साथ क्या है यहाँ पे PVU जो है फर्स्ट है। यहाँ पे जो है बेटा टेट्रासाइक्लिन में BAM-H1 है और साथ ही साथ SAL1 है। ओके, इसी के साथ साथ EcoR1 और HINT3 जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पे साइट है, सिर्फ इतना याद रखना। ROP का फंक्शन पहले बताया बेटा मैंने, ठीक है, ये प्लाज्मिड के कितने नंबर ऑफ कॉपीज करना है उसकी कंट्रोलिंग होती है। तेजस्विनी क्लियर हुआ बेटा? कलर क्लियर हुआ बेटा? इसके पहले वाला डायग्राम ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। तो यहाँ पे बेटा हम देख रहे हैं क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट में से एक ऐसी जगह जहाँ पे फॉरेन डीएनए को हम क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। ओके, साथ ही साथ बेटा यहाँ पे क्लोनिंग साइट जो है बेटा, ये इसको हम एक रिकॉग्नाइजेशन साइट कह सकते हैं। अब यहाँ पे बेटा एक जो स्टेटमेंट में जो आपको बता रहा हूँ ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे यदि हम देखिए आइडियल वेक्टर में एक से ज्यादा टाइप की रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन साइट हो सकती है। ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर में हो सकता है कि EcoR1, BAM1, HINT3 ऐसे नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बहुत सारे। अब इतने सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए बेटा इस प्लाज्मिड में एक से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन साइट हो सकती है। अब मुझे बताओ कि ये जितने भी ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये सारे आके हर जगह पे कट यदि कर दिया तो क्या होने वाला है? रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से चैट में, और उसके बाद आंसर करोगे कि एक आइडियल वेक्टर में क्या कैरेक्टर होना चाहिए, कैसा होना चाहिए एक आइडियल वेक्टर। आयुष का हैंड रेज हो रहा है, बाकी लोगों को शायद समझ में नहीं आया तो बेटा आंसर यस और नो में करेंगे, ठीक है। हम ऑफलाइन क्लास नहीं कर रहे हैं तो मुझे नहीं समझेगा। गौरव को क्वेश्चन नहीं समझा, ईश्वरी का आंसर है प्लाज्मिड विल गेट सेपरेट इन फ्रेगमेंट। वेरी गुड ईश्वरी। साहिल, डिंपल को नहीं समझा, आभा, ओ गौरव फिर से रिपीट कीजिए। ओके अनुष्का रिपीट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन ये है बेटा कि यदि एक वेक्टर है हमारे पास और एक वेक्टर के पास मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन साइट यदि प्रेजेंट है, हो सकता है वो एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए हो या फिर मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन साइट मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए हो, और उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यदि कांटेक्ट उस प्लाज्मिड के साथ होगा तो क्या होगा? वेरी गुड पूनम, सही आंसर है आपका। बाकी लोगों से आंसर चाहिए फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या आंसर आ रहा है। अभी भी नहीं समझा बेटा या आंसर नहीं आ रहा है? सही आंसर, वेरी गुड पूनम। गौरव, वेरी गुड गौरव। रुतिका, ओके। देखिए बेटा मुझे ये बताइए, यदि ये प्लाज्मिड हमारे पास ये जो प्रेजेंट है, इस प्लाज्मिड में यदि इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, ठीक है, तो इतने सारे जब इसके टुकड़े हो जाएंगे और जब ये स्मॉल फ्रेगमेंट में जब ये टूट गया, तो अब मुझे बताओ आपका जो डिजायरेबल सेगमेंट ऑफ डीएनए है, इस डीएनए को किसके साथ जोड़ोगे आप? इसके साथ। फिर इसको उठा के होस्ट में जब इंट्रोड्यूस कराएंगे तो क्या होस्ट उसको एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा, ठीक है। ये तो टोटल डिस्ट्रॉय हो गया ना, वेक्टर ही डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। वेरी गुड बेटा, गुड कलर्स, गुड नेहा, गुड अनिकेत, ठीक है। जब फ्रेगमेंट मिल गए तो ये हमारे लिए वेक्टर कोई भी काम करेंगे, या फिर हम इसको लाइगेज एंजाइम के साथ फिर से जोड़ेंगे, इतना तो कितना लेंथी प्रोसेस हो गया बेटा ये इसको जोड़ने वाला, फिर ऐसा प्रोसेस करेंगे क्यों? कर सकते हैं बेटा हम लोग ऐसा। तो यहाँ पे बेटा हम जो वेक्टर सेलेक्ट कर रहे हैं, एक आइडियल वेक्टर जो है बेटा ऐसा होना चाहिए कि एक एंजाइम जो है, मतलब देखो आइडियल वेक्टर मतलब एक वेक्टर में बेटा एक सिंगल एंजाइम जो है, इस सिंगल एंजाइम के लिए मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन साइट भी यदि है तो एक अकेला एंजाइम भी उसको 3 जगह से कट कर सकता है, तो भी हमारे कोई काम का नहीं है। तो आइडियल वेक्टर बेटा हम उसे कहेंगे जो क्या होगा, स्पेसिफिक होगा। पूनम ने इसी टर्म में आंसर दिया। तो बेटा एक आइडियल सिचुएशन हम यूज करेंगे यहाँ पे कि एक स्पेशल टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए, क्या चीज, एक स्पेशल टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए इसके पास एक स्पेशल ही रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए और ये एंजाइम इसको यहीं पे ही जाके कट करना चाहिए और कहीं और नहीं, तब जाके बेटा वो हमारे लिए एक आइडियल वेक्टर होगा और एक आइडियल सिचुएशन होगी। क्योंकि बेटा आइडियल वेक्टर तो ऐसा है कि इसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट है,
तो पहली चीज तो दो कंडीशन, एक तो जो एंजाइम हम यूज कर रहे हैं वो ऐसा हो जो उसको एक ही जगह पे जाके कट करे, समझे, तो वो कहलाएगा सिंगल रिकॉग्नाइजेशन साइट। ओके, चलो अमन, कलश, नेहा, बहुत से स्टूडेंट के आंसर मिले। चलो आगे बढ़ते बेटा, नेक्स्ट इस पे आते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए बेटा, प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्नाइजेशन साइट विल बी कॉम्प्लिकेटेड द जीन क्लोनिंग। अब आपको ये टर्म समझाऊंगा, एनसीईआरटी पढ़ के देखो एक बार कहां दिया है। एनसीईआरटी पास में है क्या सभी लोगों के पास? हैंड रेज करेंगे, लेके बैठे हो, रेज योर हैंड। 2 पार्टिसिपेंट, 4 पार्टी, 6, 9, 10, 13। हैंड रेज करने में भी प्रॉब्लम आ रही है बेटा। 62 स्टूडेंट है यहाँ पर, और 62 स्टूडेंट में ओनली 16 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसके पास एनसीईआरटी है, हॉस्टल में एनसीईआरटी पीडीएफ में है। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 27 पार्टिसिपेंट हैंड रेज हुआ था। चलो हैंड ओवर कर लो आप लोग, आगे बढ़ते हैं। आप ये पढ़ाने के बाद में अगेन आप लोगों को एक बार स्टडी करना है, और जहां पे भी डाउट आएंगे वो मुझसे पूछना है। चलो तो देखिए बेटा, प्रेजेंस जो है यदि मोर देन रिकॉग्नाइजेशन साइट होगा तो जीन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्लोनिंग के लिए। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट हमारा। और इसमें देखिए बेटा, एक फॉरेन डीएनए को यदि हम लाइगेट करते हैं, कहां पे बेटा? बाम H1 साइट। बाम H1 साइट बताएंगे जल्दी से किसका था, कौन से जीन का था? चैप्टर का पीडीएफ सेंड नहीं हुआ क्या बेटा? ठीक है, सेंड हो जाएगा, मुझे रिमाइंड करा देना मैसेज में एक बार। गौरव आंसर, अनिकेत आंसर, वेरी गुड बेटा। चलो वेरी गुड, मैक्सिमम स्टूडेंट, अनुभव, कस्तूरी, कल्याणी, पूर्वल, सुप्रिया, ईश्वरी, वेरी गुड। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन का क्या था वो? जीन का एक स्पेशल साइट है। तो बाम H1 क्या बेटा? साइट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन योर नीट एग्जाम। क्या है? बाम H1 आर द साइट ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। ये याद रखना बेटा, मैक्सिमम स्टूडेंट बेटा यहाँ पे कंफ्यूज होती है, ये क्वेश्चन बहुत ट्विस्ट होता है। आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये पार्ट को अच्छे से समझना है। ठीक है, तो अभी देखिए बेटा, जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन जो है वो भी किसका बेटा? एक वेक्टर जो हमने आर्टिफिशियली बनाया है। कौन सा वेक्टर? PBR322। इस PBR322 जो है, इसके पास एक स्पेशल जीन प्रेजेंट है जो टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस है, उसके पास स्पेशल साइट है, उस साइट का नाम है बाम H1। ओके, यदि हमने फॉरेन डीएनए को इस बाम H1 के साथ लाइगेटेड कर दिए तो ये जो प्लाज्मिड है वो बन जाएगा क्या चीज बेटा? रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। और रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बनने के बाद अब बेटा मुझे ये बताएंगे आप लोग जल्दी से कि यदि हम लोग, क्वेश्चन है ध्यान से सुनना बेटा, आप हैंड रेज करके वॉइस में भी आंसर कर सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, ध्यान रहे, नेटवर्क कनेक्शन आपका अच्छा होगा, और जब आप बोलते हो तो माइक को थोड़ा सा हेडफोन को दूर रखो, ठीक है, तो वो एयर का वॉइस नहीं जाएगा तो हमारा ऑडियो क्वालिटी खराब नहीं होगी, ताकि ये लेक्चर आगे आने वाले आपके जितने भी जूनियर्स भी देखें तो उनको भी बेनिफिट मिले। ओके, क्वेश्चन ये है, ठीक है, ध्यान से सुनना क्वेश्चन। यदि बेटा ये जो वेक्टर है, यदि इस वेक्टर में, ये जो वेक्टर है, यदि इस वेक्टर में क्या चीज? एम्पिसिलिन के पीएसटी वाली जगह पे मैंने फॉरेन डीएनए को लाइगेट कर दिया, समझ आ रहा है ना मेरा बेटा सभी लोगों को? ओके, ऑडियो क्लियर है क्या? अभी अभी ऑडियो क्लियर है? यहाँ पे नेटवर्क का इशू आया बेटा, प्रॉब्लम नहीं है। ओके हाँ ठीक है, चलो वॉइस क्लियर है, ठीक। क्वेश्चन में ये पूछ रहा था आप लोगों से कि सपोज ये एक क्लोनिंग वेक्टर है, इस क्लोनिंग वेक्टर में यदि मैं, कहां पे बेटा? ये जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, इसका एक साइट मैंने यहां से कट करके, यहाँ पे मेरा जो डिजायरेबल सेगमेंट ऑफ जीन है डीएनए, इस डीएनए को मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। ओके, तो इंट्रोड्यूस करने के बाद अभी ये जो बना, ये रिकॉम्बिनेंट जीन बना। अब रिकॉम्बिनेंट जीन जब यहाँ पे फॉर्म हुआ, तो ये जो रिकॉम्बिनेंट जीन जो है, इसमें दो कंडीशन हो सकती है। एक तो इसके पास रेजिस्टेंस रहेगा, या फिर इसके पास रेजिस्टेंस नहीं रहेगा। तो बेटा जल्दी से आंसर करेंगे, रेजिस्टेंस किससे रहेगा और रेजिस्टेंस किससे नहीं रहेगा? देखते हैं, हैंड रेज करो बेटा और आंसर करो, बाकी लोग चैट में आंसर करो। आयुष का हैंड रेज हुआ, बाकी लोग? सिर्फ एक ही पर्सन को पता है, बाकी कोई डेयर नहीं करेगा बेटा विद्यार्थी को वॉइस रिपीट करना है, वॉइस कट रही थी। क्वेश्चन ये बेटा कि ये जो है, ये हमारा एक वेक्टर है, इस वेक्टर पे हम लोगों ने एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन के पास उसकी एक साइट जो है, वहां पे जाके हम लोगों ने डिजायर सेगमेंट ऑफ डीएनए जो है उसको इंट्रोड्यूस करा दिए। इंट्रोड्यूस कराने के बाद अभी यहाँ पे ये बताओ कि इसके पास जो रेजिस्टेंस है वो किससे है और इसके पास रेजिस्टेंस जो किससे नहीं है। ओके बेटा, कोई बात नहीं। अब चलो आंसर करो बेटा जल्दी से।
हैंड रेस करो पहले जल्दी से। ईश्वरी का आंसर आया है, बाकी ठीक है, एक बार गौरव को चांस देते हैं, फिर उसके बाद आपको चांस दे रहा हूँ। सिर्फ 2 ही स्टूडेंट है जो अनम्यूट दे रहा हूँ, एक्सेप्ट करो गौरव। हाँ, बोलो बेटा। आ रही सर आवाज? हाँ बेटा, आ रही है। सर एम्फिसिलिन से रेजिस्टेंस लूज कर देगा और डिजायर्ड जीन का रेजिस्टेंस रहेगा। डिजायर जीन का रेजिस्टेंस रहेगा। ओके, एक आंसर सही आया बेटा, बाद वाला जो है वो थोड़ा सा गलत है। आयुष। हाँ बेटा। सर अगर PST1 पे अगर रेसिस्टेंस एंजाइम काम करते हैं और आप पे डीएनए अगर लिंक करता होगा तो एम्पीसिलिन जो है वो लूज कर लेगा, और अगर वो लूज हो गया है तो उसमें सिर्फ एक ही जीन बचेगा, वो होगा टेट्रासिलिन। तो रेस्ट्रिक्शन जो होगा एंटीबॉडीज का वो सिर्फ टेट्रासिलिन के पास होगा। ओके गुड, चलो ईश्वरी आप बोलो बेटा। सर अगर एम्फिसिलियम को कट करके वहाँ पे अगर डिजायर्ड जीन लगा रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस एम्फिसिलियम के पास नहीं होगा, बट जो टेट्रासाइलिन है वहाँ पे होगा रेजिस्टेंस। ओके वेरी गुड बेटा, सही आंसर है सभी के। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा। हम लोगों ने यहाँ पे देखो क्या किए, ये जो जीन है, इस जीन में मतलब कौन सा, ये प्लाज्मिड में यदि हमने एम्पिसिलिन को डिस्ट्रॉय कर दिया ना बेटा, तो एम्पिसिलिन यदि डिस्ट्रॉय हो गया तो इसके पास एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंस तो लॉस हो गया ना, बट टेट्रासाइक्लिन तो प्रेजेंट है। तो एक जो रेजिस्टेंस है वो लॉस्ट हुआ है एम्पिसिलिन वाला, जहां पे हम लोगों ने डीएनए को लाइगेटेड किए, बट टेट्रासाइक्लिन वाला लॉस्ट नहीं हुआ है। अब देखो एनसीईआरटी में इसको थोड़ा सा अपोजिट तरीके से बताया। मैंने आपसे ये क्वेश्चन इसलिए किया था ताकि आपको ये समझ में आए कंसेप्ट क्या है। ठीक है, साहिल का आंसर आया था, मृणाली का आंसर आया था, आभा, आयुष, चलो बहुत से स्टूडेंट के आंसर आए। देखो बेटा अगेन अभी स्लाइड को समझना, क्या बताया यहाँ पे, फॉरेन डीएनए को जब लाइगेटेड किया कहां पे बेटा, बाम H1 साइट ऑफ टेट्रासाइक्लिन, तो ये बना रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जिसने बेटा टेट्रासाइक्लिन की जो रेजिस्टेंस है उसको लॉस कर दिया, क्योंकि अभी उसके पास टेट्रासाइक्लिन जीन ही नहीं बचा है। तो अभी इसके पास बताइए कौन सा रेजिस्टेंस है, आंसर करेंगे बेटा जल्दी से। लो अनम्यूट दे रहा हूं मैं, डायरेक्टली अनम्यूट किया, सभी लोग आंसर करेंगे। एम्फिसाइक्लिन। एम्पीसिलिन। ओके, एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंस जो है एम्फिसिलिन। वेरी गुड, ठीक है, माइक ऑफ कर दो अभी। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जो देख रहे थे, चलो वेरी गुड बेटा, चलो कुछ लोगों के सेट में आंसर मिले हैं, चलो सभी के आंसर है, साहिल, आभा, गौरव, मृणाली, तेजस्विनी, वेरी गुड बेटा, कल्याणी, मृणाली, गुड। तो देखिए बेटा यहाँ पे जहाँ पे डिजायरेबल डीएनए को हमने इंट्रोड्यूस कराए हैं, तो इंट्रोड्यूस कराने के बाद वो वही वाली जगह को वो क्या करेगा बेटा, रेजिस्टेंस को लॉस करेगा, दूसरी जगह तो रेजिस्टेंस उसमें प्रेजेंट है। फाइनली बेटा क्या हो रहा है, ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए को हमने इंसर्ट किए हैं। ठीक है, और हमने इस तरह से बेटा सिलेक्टेड आउट नॉन रिकॉम्बिनेंट वंस बाय प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेट ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम। अब ये टर्म थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बेटा, इसको मैं समझा रहा हूँ कैसे ये समझना है। ठीक है, तो देखो बेटा जैसे कि सपोज, ठीक है अगेन पहले पढ़ लो क्या दिया है, इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए बट कैन स्टिल बी सिलेक्टेड आउट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट वंस बाय प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेट ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम। देखो ध्यान से समझना जो बता रहा हूं मैं, यहाँ पे जैसे कि सपोज ये एक प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड में हमने इधर से इसका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के पास एक हमारा डिजायरेबल जीन को इंट्रोड्यूस करा दिया। इंट्रोड्यूस कराने के बाद ये हमारा प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड में हमारा जो डिजायरेबल सेगमेंट है ये है, कहाँ पे है बेटा, टेट्रासाइक्लिन। ठीक, अब इसको हम लोग प्लेटिंग करते हैं, ये हम इस तरह से, ये अगार मीडियम है, इस अगार मीडियम में अब हम क्या करेंगे, इस बैक्टीरिया को ग्रो करा रहे हैं, मतलब बैक्टीरिया में हमने इसको क्या किया, इंट्रोड्यूस कर दिया। इंट्रोड्यूस करने के बाद इस बैक्टीरिया को हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे ग्रो कराया। ग्रो कराने के बाद अब बैक्टीरिया क्या है, इसके अंदर ग्रो कर रहा है। अब बैक्टीरिया जब इसके अंदर ग्रो करेगा तो इसमें हम लोगों ने ये जो मीडियम है बेटा हमारा, इस मीडियम में हम लोगों ने क्या किए, 2 एंटीबायोटिक का यूज किया, एक तो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक और दूसरा एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक। बताओ कौन सी कॉलोनी सर्वाइव कर पाएंगी और कौन सी डिस्ट्रॉय हो जाएगी इसमें, टेट्रासाइक्लिन वाली या एम्पिसिलिन वाली, दोनों बचेगा या दोनों जाएगा, समझा नहीं लगता आप लोगों को, इफ दोनों को कट किए तो, तेजस्विनी, गौरव, आयुष, तेजस्विनी, गौरव, हाँ वेरी गुड बेटा। देखिए बेटा यहाँ पे, ठीक है दोनों सर्वाइव नहीं करेगा बेटा। देखो हम लोगों ने ये पेट्री प्लेट है, कौन सा वाला, ये वाला पेट्री प्लेट में हम लोगों ने एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक का यूज किया है। अब यूज करने के बाद जब हम यदि इस बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो इसके पास बेटा एक ही रेजिस्टेंस जीन है, कौन सा, एम्पिसिलिन वाला। टेट्रासाइक्लिन वाला रेजिस्टेंस जीन है किसके पास, नहीं है। तो यदि हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो एम्पिसिलिन से वो रेजिस्ट रहेगा, बट टेट्रासाइक्लिन से क्या रहेगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यदि ऐसा होता है तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि ये वाला जो हमारा डीएनए है वो रिकॉम्बिनेंट हो गया है, समझ रहे हो। यदि मान लो दोनों से वो रेजिस्टेंस रहा, दोनों से यदि वो रेजिस्टेंस रहा तो हमारा डीएनए रिकॉम्बिनेंट हुआ है क्या, प्लाज्मिड वेक्टर हमारा रिकॉम्बिनेंट बना है क्या, नहीं बना है। तो ये बेटा इस तरह से
आइडेंटिफाई कर सकते हैं सिलेक्टेबल मार्कर की तरह। ओके, समझ में आ गया? मानो रिपीट करना है, ठीक है। देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। देखो बेटा, ये एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के अंदर ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर को हमने बाहर निकाले, इधर साइड हमारा ये डीएनए है, इस डीएनए का ये डिजायरेबल सेगमेंट को हमने कट किया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, इस वेक्टर को भी हमने क्या किया बेटा, यहाँ से कट कर दिया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। अब फाइनली इस वेक्टर में हम लोगों ने क्या किया बेटा, ये जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसको लाइगेटेड कर दिया। कहाँ पे लाइगेट किए बेटा, हम लोगों ने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन पर। अब इस वेक्टर को हम लोगों ने ये जो बैक्टीरिया है इस बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करा दिए। अब जब इस वेक्टर को हम लोग इस बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस कराए तो अभी फाइनली क्या होगा बेटा, ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा। जब बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कर रहा है तो बैक्टीरिया बेटा नंबर ऑफ कॉपीज बनाएगा, तो बैक्टीरिया 1 2 3 4 5 ऐसे कंटिन्यूअसली ग्रो होते जा रहा है। अब इस बैक्टीरिया को हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, इस तरह से दो मीडियम ले रहे हैं, ठीक है। दो मीडियम कौन सा ले रहे हैं, एक बेटा ये हमारा अगार प्लेट है, ठीक है, और एज इट इज यहाँ पर हमारी ये दूसरी अगार प्लेट है। अगर एक मीडियम होता है तो इस मीडियम में हम लोगों ने क्या किया बेटा, एम्पिसिलिन हम लोगों ने रखे और इस मीडियम में हम लोगों ने टेट्रासाइक्लिन रखे। तो जब इस बैक्टीरिया को एम्पिसिलिन वाले मीडियम में ग्रो कराएंगे और इस बैक्टीरिया को टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में ग्रो कराएंगे, तो टेट्रासाइक्लिन वाला रेजिस्टेंस तो उसने छोड़ दिया है, बट एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंस उसने छोड़ा नहीं है। तो यदि मान लो एम्पिसिलिन में सर्वाइव करता है और टेट्रासाइक्लिन में सर्वाइव नहीं करता है, तो इससे हमको समझ में आ जाएगा कि ये हमारा रिकॉम्बिनेंट हुआ है। और दोनों में यदि सर्वाइव करता है तो दोनों में सर्वाइव किया तो हमारा रिकॉम्बिनेंट नहीं बना है। ये कंफर्मेशन करने के लिए ही हम यहाँ पे इस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। ओके, देखो यहाँ पे फिर से पढ़ो इसी पार्ट को। ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए बट कैन स्टिल बी सिलेक्टेड आउट, क्या बोला बेटा, नॉन रिकॉम्बिनेंट वंस बाय प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम। ओके, क्लियर हुआ क्या बताया मैंने आप लोगों को? ठीक है, थोड़ी देर के बाद और पिक्चर के हेल्प से समझा रहा हूँ। 9 चैट है यहाँ पे, सर्वाइव नहीं करेंगे, सर्वाइव अच्छा पहले का ही था। वेरी गुड, चलो क्लियर हो गया। तो अब देखिए बेटा, यहाँ पे जो एनिमेशन आपको दिखाई दे रहा है, ओके जस्ट मिनट, ये जो हम लोगों ने ऑलरेडी इसके पहले भी स्टडी किए हैं। ओके, क्या देखे थे बेटा हम लोगों ने यहाँ पे, ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बना, इतना आसान नहीं है कि ये ऐसे बन जाए, ठीक है। अब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बन रहा है, रिकॉम्बिनेंट हो रहा है, इसको हमको पहचानना है। यहाँ पे जो कॉम्प्लिकेशंस आ रही है और वो जो सारे पार्ट्स हमें स्टडी करना है, वही चीज हम समझ रहे हैं कि ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये वाला रिकॉम्बिनेंट हुआ है या फिर रिकॉम्बिनेंट नहीं हुआ है, ठीक है। तो देखो बेटा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाली जगह पे उसके जस्ट साइड में हम लोगों ने क्या किया, प्लाज्मिड को कट किए, स्टिकी एंड बना लिए। इसी तरह से बेटा ये जो डिजायरेबल जीन था इसको भी हमने कट किए, यहाँ पे भी हम लोगों ने स्टिकी एंड बना लिए। इसको फाइनली हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा देंगे। इंट्रोड्यूस जैसे कराएंगे तो इस तरह से बेटा, जैसे इंट्रोड्यूस किया तो यहाँ पे ये बन गया हमारा क्या चीज बेटा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना तो यहाँ पे बेटा ये जो जीन है ये रेजिस्टेंस है, इधर का जो जीन था इसने रेजिस्टेंस पावर को लॉस कर दिया था, पर एक साइड जो है बेटा रेजिस्टेंस पावर क्या है, प्रेजेंट है। ओके, फाइनली जब हम क्लोनिंग करते हैं अगार प्लेट में, जब इस बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं, बैक्टीरिया ग्रो किया बेटा, ग्रो किया तो हम लोगों ने बेटा यहाँ पे एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम और टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम में हम इसे ग्रो कराएंगे, ठीक है। नॉर्मल इकोलाई जो है बेटा वो किसी भी टाइप के एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस नहीं होता, वो सेंसिटिव है। लेकिन अभी यहाँ पे ये म्यूटेंट इकोलाई है, और म्यूटेंट इकोलाई को जब हम लोग वहाँ पे जब उस मीडियम में जब ग्रो कराएंगे तो बेटा वही कॉलोनी सर्वाइव करेगी जिससे वो रेजिस्ट रहेगा, मतलब जिसके पास जब रेजिस्टेंस जीन उसके पास प्रेजेंट होंगे। तो देखो कैसा है, यहाँ पे देखो ये नॉर्मल इकोलाई जो है ये एंटीबायोटिक से क्या बेटा सेंसिटिव है, ठीक है। यदि इस बैक्टीरिया को हम लोग एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट देंगे तो ये बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन जब हम एक जीन को जब इसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं जिसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, तब उसको हम एंटीबायोटिक से ट्रीटमेंट जब करेंगे तो वो बैक्टीरिया क्या बेटा सर्वाइव करेगा, समझा बेटा। देखो अब यहाँ पे जो स्लाइड में यहाँ पे जो बताया मैं क्या बता रहा हूँ, ट्रांसफॉर्मेंट को जब हम ग्रो करा रहे हैं कहाँ पे बेटा, एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम में, ठीक है। और जब हम ट्रांसफॉर्मेंट को एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम पे ग्रो करा रहे हैं, देन इसको हमने ट्रांसफर किए कहाँ पे बेटा, टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम पे। तो रिकॉम्बिनेंट बेटा जो ग्रो किया था एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम में, बट वो टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम में ग्रो नहीं करेगा। ओके, समझ रहे हो, मतलब नॉन रिकॉम्बिनेंट रहा तो वो दोनों भी एंटीबायोटिक के साथ ग्रो करेगा, बट टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम में ग्रो नहीं करेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है बेटा क्या बता रहा हूँ? ओके, इतना पार्ट समझ में आया बेटा? जल्दी से रिस्पॉन्स करेंगे एक बार। सर ये 4 पॉइंट समझाओ, ठीक है। कौन आयुष? 4th पॉइंट। यस सर, यस सर, यस सर। वेदांती प्रणाली पूर्वल। ओके ठीक है बेटा। देखो ये एक एनिमेशन देख लो पहले, क्या दिया है यहाँ पे, ये हमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाला जो जीन है
पोस्ट में जब हमने इंट्रोड्यूस कराया तो ये रजिस्ट हो गया। ठीक है, कहाँ पे ये जो जीन है BAM-H1 साइट, अभी हमने क्या किया बेटा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इसको हम कट कर देंगे। कट करने के बाद यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बेटा, BAM-H1 साइट किसका था मालूम है, BAM-H1 साइट टेट्रासाइक्लिन का था। ठीक है, तो प्लाज्मिड को तो पहले हम लोगों ने बेटा इंट्रोड्यूस करा दिए थे। इंट्रोड्यूस कराने के बाद बेटा देखो यहाँ पे हम लोग अगेन इसको जब कलेक्ट कर रहे हैं, कलेक्ट करने के बाद देखिए जब हम उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस तो उसने लॉस कर दिया है, बट एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंस उसने लॉस नहीं किया है। तो जब हम ट्रांसफॉर्मेंट को एम्पिसिलिन मीडियम में जब ग्रो कराएंगे तो एम्पिसिलिन से वो रेजिस्ट है, बट उसी ट्रांसफॉर्मेंट को हम टेट्रासाइक्लिन से यदि ग्रो कराएंगे तो वो टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्ट नहीं होगा, मतलब एम्पिसिलिन में वो सर्वाइव कर रहा है बट टेट्रासाइक्लिन में सर्वाइव नहीं कर रहा है। तो इस तरह से हम पहचान सकते हो रिकॉम्बिनेंट हुआ है। यदि मान लो रिकॉम्बिनेंट नहीं हुआ है तो वो दोनों भी मीडियम में क्या बेटा सर्वाइव करेगा। समझा क्या बेटा आयुष, लास्ट पॉइंट आपका जो डाउट आया था आयुष क्लियर हुआ क्या बेटा? अमन और एक बार और, अमन क्लियर हुआ क्या बेटा? जल्दी से रिस्पॉन्स करेंगे फिर आगे के पार्ट पे हम कंटिन्यू चलते हैं। ईश्वरी सर मतलब टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन बोथ आर्टिफिशियली एडेड जीन। हाँ बेटा, हम PBr 322 देख रहे हैं, नॉर्मल इकोलाई में रेजिस्टेंस नहीं है, हम लोगों ने म्यूटेट इकोलाई बनाए, उसके ऊपर हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट करने के बाद टेट्रासाइक्लिन को हमने इनएक्टिव कर दिए, एम्पिसिलिन को एक्टिव रखे। इस तरह से हम सिलेक्टेबल मार्कर की तरह उनका यूज कर रहे हैं, और सिलेक्टेबल मार्कर की तरह यूज करने के बाद जब हम उस बैक्टीरिया को जब हम कंटिन्यू वहां पे क्या है ग्रो कराएंगे तो कौन से इसमें वो सर्वाइव कर रहा है कौन से इसमें नहीं कर रहा है वो हमको समझ में आएगा। तो इस केस में देखो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो जीन है ये हेल्प करता है इसमें बेटा, सिलेक्टिंग ऑन ट्रांसफॉर्मेंट, जो ट्रांसफॉर्मेंट हुआ है उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। समझ में आ रहा है? ओके, उसके बाद फाइनली यहाँ पे जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है वो इनएक्टिवेट हुआ है किस तरह से बेटा, इंसर्शन से। यहाँ पे इस टर्म के लिए यूज होता है बेटा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अब इंसर्शनल इनएक्टिवेशन मींस क्या होगा बेटा, जैसे कि सपोज ये प्लाज्मिड था, इस प्लाज्मिड में यहाँ पे एक जीन प्रेजेंट है, उस जीन में हमने क्या किए, बाहर से दूसरे जीन को इंसर्ट कर दिए। इंसर्ट करने की वजह से यहाँ पे जो रेजिस्टेंस इसके पास प्रेजेंट थी वो रेजिस्टेंस जो है वो इनएक्टिवेट हो गई, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, इनएक्टिवेटेड। ओके, कब एलियन डीएनए जो है, ठीक है, इसके इंसर्ट करने की वजह से वो इनएक्टिवेट हो गया। इसी की हेल्प से बेटा हम रिकॉम्बिनेंट को सिलेक्ट करने में हेल्प कर सकते हैं। यहाँ तक के बेटा सभी लोगों का क्लियर है बेटा? जल्दी से बताओ, आगे बढ़ते हैं फिर। ये पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए मैं बार बार आप लोगों से रिस्पॉन्स ले रहा हूँ। ओके, गौरव, वेदांती, डिम्पल, 54 पार्टिसिपेंट, बाकी किधर गए बेटा? 10 लॉस्ट हो गए क्या नेटवर्क कनेक्शन की वजह से? अनुष्का, आभा, मानव, कलश, चलो आगे बढ़ते हैं। अमन, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है? ओके बेटा, बेटा अमन यहाँ तक के समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताओ नेटवर्क प्रॉब्लम था तो। ओके चलो नेक्स्ट इसमें आते हैं हम लोग अभी। अब देखो जो भी पार्ट मैंने आप लोगों को यहाँ पे जो बताया, ठीक है, इस तरह से जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो है जो हेल्प कर रहे हैं किस चीज में बेटा, रिकॉम्बिनेंट के सिलेक्शन में। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो इनएक्टिवेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा ये जो बैक्टीरिया है, एक नॉन रिकॉम्बिनेंट PBr 322 जो कि एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन जिसके पास प्रेजेंट है, और दूसरा रिकॉम्बिनेंट है। ये रिकॉम्बिनेंट वाला है और ये नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला, दोनों को हम लोगों ने बेटा ग्रो कराया। ठीक है, ग्रो कहाँ पे कराया? एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम पे। एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम पे जब ग्रो कराएंगे तो यहाँ पे बेटा कौन सा सर्वाइव करने वाला है बताओ? जो एम्पिसिलिन से रेजिस्टेंस है, टेट्रासाइक्लिन वाला सर्वाइव नहीं करेगा। फिर इसी प्लेट को जब हम आगे बढ़ाते हैं या फिर यही सेम कंडीशन हम आगे बढ़ाते हैं टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम पे, ठीक है, तो टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम पे क्या होगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं देखो, अब ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा आप लोगों को समझने के लिए। हम लोगों ने क्या किया बेटा, हम लोगों ने जो अभी रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बनाए हैं वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बना है? हम लोगों ने टेट्रासाइक्लिन वाले जीन को इनएक्टिवेट किया, लेकिन एम्पिसिलिन वाला जीन एक्टिवेट है। तो हम लोगों ने बेटा ये सबसे पहले एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम में इसको क्यों ग्रो कराए? इसलिए ग्रो कराए क्योंकि बेटा बाकी कई और भी ऐसे बैक्टीरिया होंगे जो बेटा हमारे काम के नहीं है, जो हमारे लिए नॉन रिकॉम्बिनेंट है। तो जितने भी नॉन रिकॉम्बिनेंट वाले रहेंगे वो सारे के सारे एम्पिसिलिन का जब एंटीबायोटिक का डोज देंगे तो जो नॉर्मल इकोलाई बैक्टीरिया भी है वो क्या होगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। समझ गए? तो अभी यहाँ पे सिर्फ कौन से सर्वाइव कर रहे हैं? जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है। फिर इसी बैक्टीरिया को जब हम आगे ट्रांसफर करके चेक करते हैं टेट्रासाइक्लिन में, और सपोज ये बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो गया तो हम यहाँ पे समझ जाएंगे कि हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए रेडी हो गया है। फिर हम लोग जो आगे का जो एक्सपेरिमेंट करेंगे यहाँ से हम जो बैक्टीरिया उसको लेंगे, तो इसके बेटा हम बहुत सारी कॉलोनीज जो है उसको लेकर के हम लोग यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे ये प्रोसेस होती है। समझ में आ गया? क्लियर हुआ क्या? तो ऐसे यहाँ पे ये प्रोसीजर जो है इसको फॉलो किया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी नेक्स्ट इसमें आते हैं। देखो इस एनिमेशन में आपको समझ में आ जाएगा कैसे हो रहा है सारा प्रोसीजर। तो इस प्रोसीजर में बेटा फाइनली हम लोग देखो इस तरह से ट्रांसफर करते जा रहे हैं, देन क्या कर रहे हैं बेटा? ग्रो कराते जा रहे हैं। तो ट्रांसफर एंड ग्रो हो रहा है, ट्रांसफर एंड ग्रो हो रहा है।
और इस तरह से बेटा फाइनली बेटा हम सिलेक्ट कर पाएंगे कि कौन सा जीन है जो एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस है और कौन सा जीन है जो एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस नहीं है। ओके, और इस तरह से बेटा जो जीन हमारा रिकॉम्बिनेंट है मींस ट्रांसफॉर्मेंट है और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट उसको हम इजीली आइडेंटिफाई करेंगे, जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है उसको एलिमिनेट कर देंगे, जो रिकॉम्बिनेंट है उसको ही आगे के एक्सपेरिमेंट में हम आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट पार्ट। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए बेटा सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट जो है यहाँ पे ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक। ठीक है, तो ये बेटा ये जो प्रोसीजर जो है बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड है? क्योंकि बेटा देखो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है साइमल्टेनियसली प्लेटिंग की। क्यों? यहाँ पे बहुत सारा प्लेट्स हमको लेना पड़ेगा। कंटिन्यू एक प्लेट पे हमने एक बैक्टीरिया को ग्रो कराया, फिर उसको आगे चल के ट्रांसफर किया, दूसरे प्लेट पे ग्रो कराया, फिर आगे चल के फिर और प्लेट पे ग्रो कराया। तो ये बेटा ये प्रोसेस जो है बहुत लेंथी होगी, समझ रहे हो? अब ये इतना लेंथी प्रोसेस यदि हम करेंगे तो फिर फाइनली बेटा क्या हुआ, ये लेंथी प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग वाला हो गया। तो इसके लिए बेटा हमारे साइंटिस्ट ने एक अल्टरनेटिव सिलेक्टेबल मार्कर का यूज किए, डेवलप किए, और उसकी हेल्प से बेटा रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को हम पहचान सके। इसके लिए बेटा यहाँ पे यूज किया एक स्पेशल केमिकल जिसे कहते हैं क्रोमोजेनिक सब्सटेंस। और क्रोमोजेनिक सब्सटेंस जो बेटा कलर प्रोड्यूस करता है, और कलर जब प्रोड्यूस करेगा तो उसकी हेल्प से बेटा कौन सा रिकॉम्बिनेंट है कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, मींस यहाँ पे जो आइडेंटिफिकेशन में जो यूज होने वाला है, मींस यहाँ पे हम लोग उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसकी हेल्प से बेटा, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस की हेल्प से। ओके, तो अब यहाँ पे जो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस जो है मींस अल्टरनेटिव मेथड जो यहाँ पे डेवलप हुई है रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को पहचानने के लिए, दैट इज यहाँ पे हम लोग जो यूज करेंगे तो उसके लिए यहाँ पे जो कंसेप्ट जो यूज होंगे उसे कहलाता है कैसे बेटा, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। मैक्सिमम स्टूडेंट को बेटा ये वाला डेफिनेशन में भी प्रॉब्लम आता है और ये आपके नीट के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, क्या बताया यहाँ पे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जब हम इंसर्ट कर रहे हैं कहाँ पे बेटा, एक कोडिंग सीक्वेंस में। अब कोडिंग सीक्वेंस जो कि एक स्पेशल एंजाइम को कोड कर रहा है और उस एंजाइम का नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। और इस बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कोड करने के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है जो कहलाता है बीटा गैलेक्टोसाइड जीन। उस जगह पे यदि हम लोग किसी डिजायरेबल डीएनए को इंट्रोड्यूस करा दें तो उसके पास बेटा बीटा गैलेक्टोसाइड को प्रोड्यूस करने का पावर जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। ओके, सॉरी सर, इनएक्टिव ड्यू टू इंसर्शन को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बेटा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। क्लियर हुआ बेटा? अब इंसर्शनल इनएक्टिवेशन मींस क्या होता है, देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहां से किसी भी चीज को पढ़ रहे हो तो क्या लिखा है यहाँ पे, इन दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्टेड विद इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, दिस रिजल्ट टू, जो भी यहाँ पे आप पढ़ रहे हो। अब जब आप यहाँ पे जो स्टडी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, रीड करो, इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, अब यहाँ पे मैंने कुछ और लिख दिया बीच में, ठीक है, यहाँ पे क्या है कुछ और लिख दिया। तो अब यहाँ पे यदि आपको पढ़ना है तो अब जैसे कि सपोज मान लो मैंने यहाँ पे कोई और यहाँ पे एक स्टोरी यहाँ पे लिख दिया और रिकॉम्बिनेंट डीएनए की जगह पे मैंने कुछ और लिख दिया, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इन दिस एनिमल इज इंसर्टेड विद द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ द टाइगर इज रिजल्ट टू इनएक्टिवेशन। अब समझ में आ रहा होगा गड़बड़? मतलब क्या हो रहा है, जो नॉर्मल कोडिंग थी, नॉर्मल कोडिंग में आपने कुछ और वहां पे राइटिंग कर दिया तो उसका मीनिंग ही चेंज हो जा रहा है। तो एज इट इज बेटा सिमिलर यहाँ पर भी ऐसे होता है कि यहाँ पे ये जो नॉर्मल कोडिंग थी, नॉर्मल कोडिंग में यहाँ पे हमने कोई चीज और एक्स्ट्रा की ऐड कर दी है तो उसका मतलब बदल गया। तो ये हमको बेनिफिट मिला कहाँ पे बेटा, मैंने आप लोगों को लैक ऑपरेंड मॉडल पढ़ाया था, याद है? हेलो, ठीक है, आप लोग कितने लोग थे बेटा, एंड्रेस करेंगे? लैक ऑपरेंड मॉडल पढ़ाया था जब कितने लोग थे? 1%, 2, 3, 4, 5, 10, 12, बस इतने ही थे? 14, आ रहे और जल्दी जल्दी एंड्रेस फास्टली। ओके चलो, वो हाँ गुड बेटा, चलो मैक्सिमम स्टूडेंट थे। तो बेटा अब देखिए जो मैंने वहां पे आपको बताया था, तो वहां पे लैक ऑपरेंड मॉडल में मैंने आप लोगों को क्या बताया था बेटा, वहां पे मैंने डिफरेंट टाइप के जीन्स बताया था, प्रमोटर पढ़ाया था, ऑपरेटर पढ़ाया था और एक स्ट्रक्चरल जीन जेड, वाई और ए। इसमें से एक ऐसा जीन था जेड जीन जो क्या कर रहा था बेटा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन कहते हैं जिसे, जो क्या है बीटा गैलेक्टोसाइड एंजाइम जो है उसको कोड कर रहा था। अब ये जो एंजाइम को जो कोड कर रहा था मींस इसके पास क्या है बेटा, पावर है। पावर कौन सी बेटा, बीटा गैलेक्टोसाइड को प्रोड्यूस करने की। लेकिन यदि मान लो इस जीन को मैंने यहाँ से काट के अलग कर दिया तो अब मुझे ये बताओ क्या ये बीटा गैलेक्टोसाइड को प्रोड्यूस कर पाएगा, यस और नो? कल्याणी आंसर, ईश्वरी आंसर, वेरी गुड बेटा, गुड अनिकेत, गुड मानव, तेजस्विनी, साहिल, कलश, साक्षी, डिंपल, अमन, वेरी गुड बेटा। चलो मैक्सिमम स्टूडेंट को समझ में आ गया है, बाकी लोगों का पता नहीं, रिस्पॉन्स नहीं आया। तो देखिए यहाँ पे यदि हम लोगों ने वहां पे एक जीन को कट करके दूसरे जीन को हमने इंट्रोड्यूस करा दिए तो उसके पास जो पावर थी वो तो लॉस्ट हो गई, बट उसके पास दूसरी पावर आ गई जो हम लोगों ने कोडिंग दिया है। तो यही तो बेटा हमारे आइडेंटिटी के लिए हेल्प हुआ।
आइडेंटिफाई हमको यहाँ पे जो हुआ यहाँ पे मीन्स क्या है, जब क्रोमोजेनिक सब्सटेंस की प्रेजेंस में जब हम ग्रो कराते हैं तो वहां पे हमको ब्लू कलर की कॉलोनी मिल रही है, ठीक है, प्लाज्मिड को, ठीक है, प्लाज्मिड वाले जब कॉलोनी प्लाज्मिड की हम बैक्टीरिया को जब ग्रो कराए, लेकिन जब हमने उसमें इंसर्ट करा दिए क्या चीज बेटा, एक डिजायरेबल डीएनए को, तो उसका हो गया इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, इसका बेटा बीटा गैलेक्टोसाइडेज का। तो अभी पहले जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन प्रेजेंट था और जब वो वहां पे प्रोडक्शन कर रहा था तो उसकी वजह से वहां पे ब्लू कलर मिल रहा था, लेकिन अब वो जीन प्रेजेंट ही नहीं है, तो बेटा अब जब वहां पे वो एंजाइम का प्रोडक्शन होगा ही नहीं तो वहां पे वो कॉलोनी का प्रोडक्शन नहीं होगा, जिसकी हेल्प से हम लोग बेटा आइडेंटिफाई कर सकते हैं कॉलोनी जो है वो रिकॉम्बिनेंट है या फिर नहीं है। आयुष, अमन, नो आंसर मिला, साक्षी कौन से पहले वाले इसके आंसर मिले थे ना, ओके चलो ठीक है। अभी ये वाला स्लाइड समझा के ये बताओ पहले, एक एक स्लाइड में बेटा आपसे मैं कंफर्म करता हूँ तभी मैं आगे बढ़ता हूँ, समझ में आ गया, चलो सभी का क्लियर हो गया, चलो मैक्सिमम स्टूडेंट को क्लियर हो गया है, बाकी लोगों के रिस्पॉन्स, चलो सभी के रिस्पॉन्स आ रहे हैं, ओके आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से इंसर्शनल इनएक्टिवेशन की हेल्प से बेटा आयुष का हैंड रेज हो रहा है, क्या बोलना चाह रहे हो बेटा आयुष, बोलो, लो एक्सेप्ट करो, अनम्यूट, बोलो बेटा। सर मतलब बेटा वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका, आप चैट पे रिस्पॉन्स कर दो, बेटा वॉइस ब्रेक हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, आप चैट पे रिस्पॉन्स कर दो। साहिल का क्वेश्चन है इंसर्शन ऑफ इनएक्टिवेट जीन को एक्टिवेट नहीं कर सकते क्या, बेटा कर सकते हैं लेकिन हमको नीड नहीं है ना, हमने उतना प्रोसेस करके क्यों किए ये काम, हमने इसलिए किए हैं ताकि हमको आइडेंटिफाई हो रिकॉम्बिनेंट बना है या नहीं, और उसके बाद फिर फाइनली क्या होगा, उसके बाद हेलो आवाज आ रहा है ना सभी को, वहां पे हम लोग उस जीन को इंसर्ट कर रहे हैं आयुष, जो हमको जीन चाहिए, मतलब डिजायरेबल डीएनए को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। बेटा बीटा गैलेक्टो, ये एनसीईआरटी का ही लैंग्वेज, यहाँ पे भी बीटा दिया गया बेटा दोनों जगह पे, हाँ बेटा बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन बीटा आएगा, ओके, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन जो है उसका क्या हो गया, इनएक्टिवेशन हो गया, ओके गुड ईश्वरी, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं बेटा हम लोग, अभी भी कुछ लोगों के डाउट है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें हम लोगों ने अभी तक के जो यहाँ पे स्टडी की क्या क्या देखिए बेटा, कैसे एक्टिवेट हो रहा है और कैसे इनएक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। तो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस की प्रेजेंस में एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन हमने देखे, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन यहाँ पे हम लोगों ने समझे। अब बेटा हम वेक्टर जिसका हम लोग क्लोनिंग में यूज कर रहे हैं प्लांट और एनिमल के लिए, वो कौन से, तो बेटा एक बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियस, ध्यान से समझेंगे जो बता रहा हूँ, ये एक बैक्टीरिया है बेटा, ये बैक्टीरिया बेटा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियस, जो कि प्लांट में क्राउन गॉल डिसीज कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब प्लांट में ट्यूमर कॉज करता है, कौन सा बैक्टीरिया, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियस। इसके पास बेटा एक प्लाज्मिड है जिसको टीआई प्लाज्मिड कहते हैं, टीआई प्लाज्मिड मींस यहाँ पे ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन इसके पास प्रेजेंट है। तो यदि मान लो नॉर्मली इस बैक्टीरिया को जब ग्रो कराया जाएगा, और सॉरी नॉर्मली ये बैक्टीरिया जब इस प्लांट में इन्फेक्ट करेगा तो उस प्लांट में ट्यूमर कॉज कर सकता है। तो अभी हम लोगों ने क्या किया बेटा, इस बैक्टीरिया में से उस प्लाज्मिड को बाहर निकाल लिए, ठीक है। अब इस प्लाज्मिड को जब इस बैक्टीरिया में से बाहर निकाले, तो बाहर निकालने के बाद उसमें से वो जीन को हमने आइडेंटिफाई किए जो ट्यूमर को कॉज कर रहा था, तो ट्यूमर को कॉज करने वाले जीन को वहां से कट करके अलग कर दिए, कट करके जैसे अलग किए, अलग करने के बाद बेटा हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिजायरेबल जो जीन है वो हम इंट्रोड्यूस करा देंगे। अब डिजायरेबल जीन जब हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराए और फाइनली इस प्लांट में हम लोग इस बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस कराएंगे, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे जो डिजायरेबल जीन हमने इंट्रोड्यूस कराया वो NIF जीन है, कौन सा जीन है बेटा, NIF, नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन, जो कहां से मिलता है हमको, राइजोबियम से। तो राइजोबियम बैक्टीरिया को लेकर के हमने उसमें से उस जीन को कट कर लिए, तो नाइट्रोजन को फिक्स करता है और उसको हमने ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन की जगह पर रिप्लेस कर दिए। अब बेटा ये एग्रोबैक्टीरियम में कैपेसिटी है कि प्लांट के अंदर जा सकता है और ग्रो कर सकता है, प्लांट में जब ग्रो करेगा तो वो ट्यूमर कॉज नहीं करेगा, वो क्या करने वाला है, तो वो नाइट्रोजन को फिक्स करके देगा। देखो यहाँ पे यही बताया है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियस बेटा कुछ डाइकोट प्लांट, सभी नहीं सेवरल डाइकोट प्लांट जो है वहां पे इन्फेक्शन कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका यूज हम क्या कर रहे हैं बेटा, डिलीवर अ पीस ऑफ डीएनए, जो नॉन डीएनए है जिसको हम टीडीएनए कहेंगे, या फिर ट्रांसफॉर्म करेगा जो कि नॉर्मल प्लांट सेल में। तो अब ट्यूमर की जगह पे ट्यूमर ना कॉज करते हुए क्या करेगा बेटा, जो भी हमें केमिकल रिक्वायर्ड है उस केमिकल का, ठीक है, मतलब जो भी हमें चीज चाहिए, जो प्रोडक्ट चाहिए, उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में कैपेबल रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम बेटा प्लांट में यूज कर रहे हैं। सेम एनिमल में हम देखिए बेटा तो रिट्रोवायरस का यूज करते हैं बेटा, एनिमल में जो बेटा किस चीज की एबिलिटी रखता है, ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल, ठीक है। मतलब देखो रिट्रोवायरस जो है बेटा क्या करता है, कैंसर कॉज करने की एबिलिटी रखता है,
तो हमने क्या किया, रेट्रोवायरस को निकाल लिए, रेट्रोवायरस में उस जीन को पहचान लिया जो कैंसर कॉजिंग जीन है, उसको कट करके अलग कर दिया। अलग करने के बाद हमने हमारा जो ओरिजिनल डीएनए जो हमको चाहिए जो प्रोडक्ट, उस डीएनए को वहां पे हमने इंसर्ट करा दिए। इंसर्ट कराने के बाद उस वायरस को भी हम एनिमल में ट्रांसफर कर पा रहे हैं। इस तरह से हमें जो चाहिए वो हमें मिल रहा है। ओके, तो इस तरह से बेटा ट्यूमर इंड्यूसिंग टीआई प्लाज्मिड कहते हैं, जो कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस में जब हमने इंट्रोड्यूस करा है, तो इस तरह से हमने बेटा क्या किया, मॉडिफाइड किए क्लोनिंग वेक्टर। पहले वो पैथोजेनिक था, अब ये पैथोजेनिक है क्या प्लांट के लिए? नहीं है। इस तरह से बेटा हम जो भी डिजायरेबल जीन है उसको हम डिलीवर करने के लिए, ठीक है, वैरायटी ऑफ प्लांट में हम इसका यूज कर सकते हैं। एज इट इज बेटा रेट्रोवायरस जो कि हमारे लिए हार्म था उसको हमने डिसआर्म कर दिया, मतलब नॉन पैथोजेनिक, जो कि बेटा डिजायरेबल जीन को डिलीवर करना, किसमें? एनिमल में डिलीवर करने के लिए इसका हम यूज कर सकते हैं। ओके, और इस तरह से फाइनली बेटा सुटेबल वेक्टर की तरह, ठीक है, हम इसका यूज करेंगे, जो कि बैक्टीरिया, प्लांट और एनिमल में हम लोग क्या है बेटा ट्रांसफर कर सकते हैं डिजायरेबल जीन को। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस डायग्राम की हेल्प से आपको बता रहा हूं मैं कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस को, जैसे कि टीआई प्लाज्मिड था, उसको हमने रिप्लेस कर दिया डिजायरेबल जीन के साथ। जब इस प्लांट में इंट्रोड्यूस कराएंगे प्लांट बेटा मॉडिफाइड हो गया। इस तरह से बेटा ये जो प्लांट है जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट कहलाएगा। जीएमओ मैंने पढ़ाया हूं उसके पहले भी आप लोगों को, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। तो इस तरह से प्लांट जो है ये क्या हो गया बेटा, मॉडिफाइड हो गया है। ओके, समझ में आया बेटा? क्लियर हुआ? इस तरह से रेट्रोवायरस जो है, रेट्रोवायरस का भी हम लोग यूज कर सकते हैं, और रेट्रोवायरस की हेल्प से क्या बेटा हम लोग डिजायरेबल सेगमेंट ऑफ डीएनए को हम लोग एनिमल में क्या कर सकते हैं बेटा, ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो आता है बेटा कंपेटेंट होस्ट वाला पार्ट है। ठीक है, ये वाला हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ठीक है, कि किस तरह से होस्ट को कंपेटेंट किया जाता है, कौन कौन सी मेथड्स है। ठीक है, लेक्चर बहुत लेंदी हो रहा है। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट की हैबिट है बेटा जो जल्दी लीव कर जाते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। किसी के कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, बने रहिए। एक्सचेंज आइनोस हमारा जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करके ज्वाइन हो सकते हैं। जिसके भी जो डाउट्स है बेटा अभी आप लोग डाउट्स पूछ सकते हो। तो ये सारा एक्सप्लेनेशन मैंने पहले बता दिया हूँ। आई बटन पे बेटा लास्ट लेक्चर के आप लोगों को वीडियोस मिल जाएंगे, वहां पे जाके आप लोग पहले के लेक्चर्स देखिए और वापस से अगेन इस लेक्चर्स को देखिए। जैसे कि कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर। ओके, कैसा लगा बेटा? एनिमेशन अच्छा है? मजा आया सभी लोगों को पढ़ने में? वेरी गुड। आप लोगों के लिए ही है सारी चीजें। लेक्चर बेटा अपलोड, आज का लेक्चर मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, आज का नहीं भेजूंगा, पहले का भेज दूंगा। ठीक है, बाकी सारी चीजें जो है मिल जाएंगी। साहिल सर एक सेल में टेट्रासाइक्लिन दोनों रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट हुआ बेटा, प्लाज्मिड में, सेल में नहीं, जो हमारे थ्रू मॉडिफाइड किया है वो वाला प्लाज्मिड। मजा आ गया? वेरी गुड मृणाली, ऐसे मजा आएगा बेटा, आपका सपोर्ट रहा, बहुत एंजॉय करोगे। ठीक है, और पहले के कंपैरिजन में हमने बहुत कुछ मॉडिफाई किया, आगे भी बहुत मॉडिफिकेशन मिलते रहेगा। आपको प्रॉमिस किया हूँ आने वाला हर लेक्चर पहले लेक्चर से बेटर रहेगा, वेल एनिमेटेड रहेगा। आज का जो एनिमेशन वीडियो बेटा इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दिया हूँ मैंने, नोट्स जो है आपको मिल जाएंगे जैसे कि मैंने पहले बताया। ठीक है, नीट बायोलॉजी ऑनलाइन जो हमारा चैनल यूट्यूब का, और एक्सचेंज आइनोस इस नाम से यूट्यूब और टेलीग्राम पे, और सारी जो सोशल वेबसाइट है वहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। रिमेनिंग चैप्टर्स जो है जैसे भी बेटा पॉसिबल होगा सारी चीज़ें हो जाएगी। ठीक है, जैसा आपका रिस्पांस है उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे फैसिलिटी मिलते रहेंगे बेटा। आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जो भी नीड है, उसके अकॉर्डिंग आपको सारी चीजें अवेलेबल है। और किसी का कोई डाउट बेटा? चलो तो बाय, फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। नीट बायोलॉजी ऑनलाइन क्लास एक्सचेंज आइनोस सारे ग्रुप में अवेलेबल है।